हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ वन शॉट सीरीज इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। जैसा कि मैंने आपको एक अनाउंसमेंट वीडियो में बताया था कि मैं वन शॉट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ इनकम टैक्स का, जो कि 2025 के लिए रेलिवेंट होगा। बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स एंड बीबीए स्टूडेंट्स और कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो कि जिसके सेमेस्टर में ये वाला सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो इस वीडियो को रेफर कर सकता है, वन शॉट सीरीज़ को रेफर कर सकता है। तो मैंने उस अनाउंसमेंट वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए, जो कि मैं यहाँ घबराऊँ मत, रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वन शॉट सीरीज़ है, टाइम मुझे कम लगाना है। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, जीएसटी अभी मेरे दिमाग में चल रहा है बिकॉज मैंने उसके लेक्चर्स बनाए थे पहले। कोई बात नहीं, हट जाएगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आराम आराम से बोलूँगा मैं। सुनो, यहाँ पर इनकम टैक्स 1961 एक्ट है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, इनकम टैक्स हमें पढ़ना है और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो क्योंकि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। और डायरेक्ट टैक्स अगर हम जान रहे हैं तो इसके लिए हमें ये भी जानना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो मतलब मैं इन शॉर्ट, सर घुमा क्यों रहे हो, सीधा सीधा बताओ ना कि आप डिफरेंस बताने वाले हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। बिल्कुल सही, मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। ठीक है ना, ये पता होना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सुनो, स्टार्ट करते हैं इसको। सुनो, एक आपको बात बताता हूँ। डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ, पहले सुनना, आराम से सुनना, शांति से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। बैठ के देख रहे हैं सर, कोई बात नहीं, सुनो आराम से। हाँ, जब मैं बोलूँ बस मेरी लाइन सुनना। जब टैक्स पे करने की लाइबिलिटी, जब टैक्स पे करने की लाइबिलिटी और टैक्स गवर्नमेंट को पे करने की लाइबिलिटी दोनों सेम पर्सन की है तो इस केस में उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसी और की है और उससे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसी और की है, मतलब दो पर्सन इन्वॉल्व है यहाँ पे, सप्लायर एंड रिसिपिएंट, उस केस में उस टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। चाहे आपको मेरी ये बात समझ आई हो चाहे ना समझ आई हो, शांति से बैठो, शांति से कुर्सी की पेटी अपनी बांध के बैठो, मौसम बिगड़ने वाला है, शांति से बैठो, भी सब समझ में आएगा। अब मेरा एक एग्जाम्पल सुनना, मैंने आपको ये बताया ना, जब लाइबिलिटी टैक्स पे करने की और गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की, जो दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम पर्सन की है, यहाँ पे एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, वो है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब लाइबिलिटी टैक्स पे करने की किसी और की है और उससे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने की टैक्स लाइबिलिटी किसी और की है, मतलब यहाँ पे दो पर्सन इन्वॉल्व है, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो सुनो, एक दुकान है आपकी, आप शर्ट बेचते हो, ये शर्ट मैंने आपकी दुकान से खरीदी है, मैं आपका रिसिपेंट हूँ। ठीक है ना, मैं आपका रिसिपेंट हूँ, ये शर्ट जो मैंने पहनी है आपके दुकान से खरीदी है। अब ये शर्ट मैंने खरीदी 1000 रुपये की। ठीक है, मैं आपके पास आया, मुझे शर्ट चाहिए, आपने बोला ठीक है शर्ट है, आपने पूछा कितने तक की चाहिए, मैंने बोला मैं गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा मेरे पास पैसे है नहीं, तो आप सस्ती सी दिखा दो। आपने बोला ठीक है 1000 रुपये की, आप पढ़ाते हो तो कम से कम ऐसी शर्ट तो पहनो। मैंने बोला ठीक है ऐसी पहनूंगा। तो फिर यहाँ पर आपने मुझे 1000 रुपये की शर्ट दिखाई, मैंने पसंद किया, हाँ ठीक है, डिस्काउंट आपने दिया नहीं, क्योंकि आपने बोला कि क्या ही डिस्काउंट दे सर आपको, हम आपसे पढ़ते हैं, आपके स्टूडेंट हैं, तो सर डिस्काउंट तो आपको हमें देना चाहिए, आप हमसे क्या मांग रहे हो। मैंने बोला ठीक है, वैसे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। हाँ आगे, तो यहाँ पर 1000 की शर्ट मैंने आपसे खरीदी, लेकिन आपने बोला सर आपको 1100 देने पड़ेंगे। मैंने बोला क्यों। हमने सर जीएसटी लगता है सर, 1100 मतलब 1000 रुपये पे 10% जीएसटी आपको देना पड़ेगा, 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। तो मैंने आपको अपनी जेब से 1100 निकाल के दिए। अगर मैं 1000 रुपये हटा के आपको बोलूँ जेब से 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए, वो एक्स्ट्रा मैंने आपको दिए और आप मुझसे वो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेके गवर्नमेंट को पे करोगे। मतलब रिसिपिएंट ने सप्लायर यानी कि आपको 100 रुपये दिए जो आप गवर्नमेंट को पे करोगे। लाइबिलिटी टैक्स पे करने की मेरी थी, जिसने शर्ट खरीदी, जिस रिसिपिएंट ने यानी कि आपके टीचर ने शर्ट खरीदी उसकी थी, और टैक्स गवर्नमेंट को पे करने की लाइबिलिटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के केस में आपकी थी। तो ये एग्जाम्पल था इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, लाइबिलिटी किसी और की, पेमेंट गवर्नमेंट को कोई और करेगा। ठीक है ना, अब बात सुनो, अब आपकी बात करता हूँ। आपने शर्ट बेची, 1000 रुपये की आपने शर्ट बेची, मैंने आपसे पूछा कि आपने शर्ट कितने की खरीदी थी, ये मैं आपको क्यों बताएं, आपने मुझे मना कर दिया, तो ठीक है ओके मत बताओ, लेकिन आप अपने दिल को बताओ आपने शर्ट कितने की खरीदी। फॉर एग्जाम्पल आपने शर्ट यहाँ पर 600 रुपये की खरीदी थी और आपने बेची आगे 1000 रुपये की मुझे, वैल्यू एड आपने 400 रुपये का करा। तो ये 400 रुपये, 1000 - 400, ये आपकी इनकम है। इस इनकम को आपने कमाया है, क्योंकि इनकम आपने कमाई है तो टैक्स आप दोगे। इस इनकम का फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपको बोल रही है 20% टैक्स मुझे दो, 400 रुपये का 20% कितना हुआ, 80 रुपये हुआ, 400 रुपये का 20%, तो 80 रुपये गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग रही है। तो ये 80 रुपये क्योंकि आपने कमाया है, आपकी इनकम है, तो इस पर टैक्स कौन देगा, मैं थोड़ी ना दूंगा, मैंने तो जीएसटी दे दिया। आप अपनी इनकम पर खुद टैक्स दोगे और खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, खुद लाइबिलिटी भी आपकी है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की भी लाइबिलिटी भी आपकी है। यानी कि आपने जिसने शर्ट बेची, सप्लायर ने, सप्लायर नहीं है वो, मैंने सप्लायर ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, जीएसटी के पर्सपेक्टिव से वो सप्लायर है। ठीक है ना, तो सुनो, समझे डिफरेंस, समझे, एक शर्ट से आपने डिफरेंस समझ लिया इसका, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। तो सुनो आगे, जब लाइबिलिटी, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, लाइबिलिटी टैक्स पे करने की
और लाइबिलिटी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की दोनों सेम पर्सन की है, तब उस टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को लाइबिलिटी टैक्स पे करने की है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है अगर आपकी, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे कर रहे हो, किसी से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो। जैसे आपने मुझसे टैक्स कलेक्ट करा, जीएसटी कलेक्ट करा और आपने गवर्नमेंट को यहाँ पर पे कर दिया, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स किस पे आपको देना होता है, इनकम पर देना होता है या प्रॉफिट जो आपने कमाया, जो आपने 400 रुपये कमाए उस पर आपको जो है यहाँ पर इनकम टैक्स देना होगा, डायरेक्ट टैक्स देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये गुड्स और सर्विस पे हमें पे करना होता है। जो मैंने आपको पे करा गुड्स पे, ये गुड है, ये मूवेबल गुड है ना, तो ये इस पे जीएसटी लगता है, ठीक है ना। गुड्स की डेफिनेशन में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी में कवर होता है, तो ये गुड पे यहाँ पर जीएसटी मैंने दिया, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग शर्ट, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पर बताया, और यहाँ पर जीएसटी ऑन परचेज ऑफ शर्ट, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, फोर्थ पॉइंट जो मैं लिखा नहीं है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सुन लो बस, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल है जीएसटी, कस्टम्स हो गया, हमारा वैट हो गया, हमारा सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है ना। ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है, और हम यहाँ पर इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि यहाँ पर शब्द ही है इनकम, इनकम जो आपने कमाई, क्योंकि इनकम आपने कमाई तो इसकी करोगे भरपाई भी आप खुद टैक्स देकर, और गवर्नमेंट को भी, क्योंकि आपको भरपाई करनी है तो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी भी किसकी है, आपकी, और किसी की नहीं। तो सुनो अब, ठीक है सर, हमें डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, आपने बहुत टाइम लगा के हमें बताया बिकॉज ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हम इनकम टैक्स तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका स्कोप क्या है, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको ये समझ आ जाए ओवरव्यू, हम इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से इसमें पढ़ने वाले हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और उस एग्जाम्पल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे पास आ रहे हैं हमारा प्यारा डोरेमोन। तो सुनो, डोरेमोन वैसे तो जापान में रहता था, लेकिन नोबिता से बहुत परेशान हो गया। नोबिता दिन रात उससे गैजेट मांगता रहता था, तो डोरेमोन ने बोला यार ऐसे तो नहीं चलेगा, यहाँ मैं कुछ कमाई भी नहीं कर रहा, अब मैं भी जो है यहाँ पर कुछ कमाना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहता हूँ। तो उसने सोचा कि चलो हम इंडिया जाएंगे और इंडिया में कुछ अपना कमाई का ज़रिया देखेंगे, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पर कुछ बढ़िया करेंगे, क्योंकि यहाँ जापान में तो नोबिता मेरा कुछ होने नहीं देगा, अपनी तरह मुझे आलसी बना देगा। तो डोरेमोन इंडिया आ गया, और डोरेमोन का प्लान सुनना, डोरेमोन चले इंडिया, नोबिता से फ्रस्ट्रेटेड। तो डोरेमोन जब इंडिया आया तो डोरेमोन ने सोचा मैं क्या करूँ यार, कैसे पैसे कमाऊँ। तो उसने बोला यार मेरी पॉकेट है, मेरे पॉकेट में गैजेट होते हैं काफ़ी सारे, तो मैं जो हूँ गैजेट रेंट पे दूंगा, वो मेरा बिजनेस होगा। और यहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा, क्योंकि मुझे घर खरीदना है, कब तक किराए पे रहूंगा यहाँ पे, घर खरीदना है, तो बिजनेस से पैसे मेरे पूरे जुड़ नहीं रहे, तो एक मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी ताकि मैं पैसे जोड़कर घर खरीद पाऊँ। तो एक पार्ट टाइम जॉब करी, उस जॉब से सैलरी आ रही है डोरेमोन को, ये भी उसकी इनकम है, ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। और साथ में जब घर खरीदा तो 2 फ्लोर का घर खरीद लिया। एक ही फ्लोर में डोरेमोन छोटा सा हमारा रोबोट है, तो बोला मेरे लिए 1 फ्लोर काफ़ी है, वैसे तो एक और फ्लोर पड़ा है, तो उसको मैं रेंट पे दे देता हूँ, उस फ्लोर को मैं रेंट पे दे देता हूँ। तो उस पर जो इनकम आई वो कौन सी इनकम हुई, डोरेमोन की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और उसके बाद यहाँ पर डोरेमोन के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए, यहाँ पर काफ़ी सारी इनकम हो गई, बिजनेस की भी, पार्ट टाइम जॉब की भी, घर से रेंट भी आ रहा है। तो डोरेमोन ने बोला इतने सारे पैसे आ रहे हैं, अकेला बंदा हूँ, कितना मेरा यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा पैसे का, तो मैं जो हूँ इन पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा शेयर्स में, और शेयर से जो इनकम आई उस इनकम को कैपिटल गेन बोलेंगे। शेयर से जो गेन हुआ उसको बोलेंगे कैपिटल गेन, कैपिटल पे गेन हुआ, ठीक है ना, उस इनकम को कैपिटल गेन बोलेंगे। और अब डोरेमोन के पास कुछ ज़्यादा ही पैसे आ गए, तो डोरेमोन ने बोला चलो इंजॉयमेंट करेंगे, हम जरा कैसीनो जाएंगे, वहाँ पे सट्टा वट्टा लगाएंगे, या फिर स्टेक पे पैसे लगाऊंगा। तो डोरेमोन ने वहाँ पैसे लगाए, और वो डोरेमोन की हो गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो यहाँ पर कवर नहीं हुई वो यहाँ पर कवर हुई अदर सोर्स के हेड में। अब इनकम टैक्स में मैंने आपको एक अजीब सी यहाँ पर सिनेरियो बना के आपको बताया ताकि आपको इजीली समझ आए। यहाँ पर इनकम टैक्स में हम 5 तरीके की इनकम के बारे में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हम 5 तरीके की इनकम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस की इनकम, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, और उसके बाद इनकम अंडर द हेड सैलरी, देन इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। और जो इन सब में नहीं आता उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग एक हेड बना दिया, इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। गवर्नमेंट ने एक अदर हेड, दूसरा ही हेड बना दिया जो इनमें कवर नहीं होता। ऐसा नहीं है हम उस पर टैक्स लेंगे, उस पर भी टैक्स लेंगे, उस पर हम ये बोल के लेंगे कि ये अदर सोर्स की इनकम है, ठीक है ना। तो हम इन सारी हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बारी बारी से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है ना। ये 5 हेड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हमें ये पता लग गया डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये पता लग गया हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। अब सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बताना है इनकम टैक्स को, ठीक है ना। अब सुनो, डोरेमोन 24-25 में यहाँ पर आया। 24-25 में यहाँ मतलब इंडिया आया। इंडिया आने के बाद उसने यहाँ पर बिजनेस अपना चालू करा, स्टार्ट करा। और स्टार्ट करने के बाद ये जो 24-25 है, कितने से कितने टर्म का होता है? 1-4-24 से 31-3-25, ये तो आपको पता होगा। एक साल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है कब से स्टार्ट होता है, कब एंड होता है, ये तो पता ही होगा आपको, राइट। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो डोरेमोन ने प्रीवियस ईयर, मतलब समझ लो 24-25 हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में मान लो 1 लाख रुपए, नहीं 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए कमाए। तो इस 10 लाख रुपए पे डोरेमोन को टैक्स कब पे करना है? प्रीवियस ईयर में, मतलब 24-25 में ही टैक्स पे करना है? नहीं, डोरेमोन को जो 10 लाख रुपए डोरेमोन ने 24-25 में कमाए हैं उस पर टैक्स अगले साल करना है। यानी कि अगले साल को बोलेंगे हम असेसमेंट ईयर। मतलब जो इनकम कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर में कमा रहा है, जो इस साल में कमा रहा है, मतलब इस साल में अगर आप कोई इनकम कमा रहे हो तो उस पर आपको टैक्स अगले साल में देना है। तो इस साल को हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और अगले साल जिस साल आपको टैक्स असेस करके पे करना है उस साल को बोलेंगे असेसमेंट ईयर। आप प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में पे करते हो। प्रीवियस ईयर की इनकम के टैक्स को, प्रीवियस ईयर पे इनकम पे जो टैक्स आप कंप्यूट करते हो, उस टैक्स को आप अगले साल कंप्यूट करते हो, सेम ईयर पे नहीं करते। दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर यानी कि इस साल आप जो भी इनकम कमाते हो उस इनकम पर टैक्स आप अगले साल पे करते हो। उस अगले साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और इस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो सुनो, अब मैं बोलूँ ये 25-26 चल रहा है, बिकॉज आज डेट क्या है? आज है हमारी, क्योंकि एक मिनट, रात को 12:37 हो रहे हैं, तो आज है डेट चेंज हो गई हमारी। ये मेरी घड़ी में डेट क्यों लिखा हुआ आ रहा? छोड़ो यार, 20 तारीख है, कैसी बातें कर रहा हूँ। 19 तारीख कल थी, आज 20 तारीख है, 12 बज गया क्योंकि। तो 20 आज है 20 अगस्त 2025, क्योंकि अगस्त 25 है, तो ये 25-26 हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 25-26 में मान लो मैंने कोई इनकम कमाई, तो उस इनकम पे मुझे टैक्स कब देना है? 26-27 में। तो 25-26 क्या है? हमारा प्रीवियस ईयर है, और हमारा जो असेसमेंट ईयर इस साल का होगा वो कौन सा है? 26-27। समझे मेरी बात? इस साल की इनकम पर अगले साल टैक्स पे करना है। इस साल को बोलेंगे प्रीवियस ईयर, जिस साल आप टैक्स पे कर रहे हो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अगर मैं बोलूँ 24-25 का असेसमेंट ईयर, 24-25 का असेसमेंट ईयर क्या है? तो 25-26 है। लेकिन अगर मैं बोलूँ अगर 24-25 असेसमेंट ईयर है, अगर 24-25 असेसमेंट ईयर है तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। ठीक है ना? समझे मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पर्सन, देखो पर्सन की डेफिनेशन कोई मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पर्सन कौन कौन है, क्योंकि जो पर्सन है वही टैक्स पे करेगा, ठीक है। वही टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो सकता है, ऐसे बोलना चाहिए मुझे, वही टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो सकता है। पर्सन ही इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो सकता है। पर्सन में कौन आएगा? इंडिविजुअल आएगा, मतलब हम लोग। HUF आ सकता है, कंपनी आ सकती है, फर्म आ सकती है। यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि AOP, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता हो, आई होप। चलो बता ही देता हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मान लो यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन्स, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी, कोई LLP, कोई इंडिविजुअल, तीनों मिलके आए, ठीक है। चाहे वो मतलब इंडिविजुअल हो या ना हो, उसको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ग्रुप बना रहे हैं, साथ में आ रहे हैं किसी काम को करने के लिए, किसी बिजनेस को करने के लिए, उसको बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे कंपनी भी आ सकती है, LLP भी आ सकती है AOP में, यहाँ पर इंडिविजुअल्स ही आ सकते हैं BOI में, ठीक है। आपको ऐसी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, बस आप सुनो। लोकल अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो इन सब में नहीं आते, जो कंपनी फर्म HUF AOP जो कंपनी फर्म HUF में नहीं आते, AOP BOI तो इनसे ही मिलके बनता है, तो वो AJP हो गया। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ हमारी, या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी सारी हमारी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है हमारे यहाँ पर कौन है? पर्सन्स है। पर्सन की डेफिनेशन में आएंगे, पर्सन्स नहीं, पर्सन है, आई एम सॉरी, पर्सन है, ठीक है ना। अब सुनो, SSC के बारे में पढ़ते हैं। मतलब पर्सन आपको बता दिया कौन है, कौन पर्सन माना जाएगा। अब SSC कौन है? देखो, SSC मीन्स एंड SSC इंक्लूड्स, ठीक है। अब पहले हम पढ़ते हैं SSC मीन्स में, मतलब SSC का मतलब क्या है? SSC इज द पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और अदर सम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कोई भी पर्सन, SSC कौन है? पर्सन है। कोई भी पर्सन जो हमने ऊपर कवर किया है, कोई भी पर्सन जो हमने यहाँ पे कवर किया है, अगर वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, कोई और सम अंडर इनकम टैक्स एक्ट पे करने के लिए लाइबल है, तो वो SSC है, ठीक है ना। मतलब अगर तुम टैक्स पे तुम्हें करना है तो तुम SSC हो, सिंपल सी बात। अब इंक्लूड्स, SSC में कौन इंक्लूड होता है? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम सम प्रोसीडिंग इज टेकन। मतलब कोई केस चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, और किस चीज़ की प्रोसीडिंग चल रही है? उसकी इनकम के लिए, या फिर किसी और पर्सन की इनकम के लिए, जिसके लिए वो एसेसेबल है। आगे हम पढ़ेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम में, ठीक है, आपको पता लगेगा, ठीक है।
मतलब मान लो कोई माइनर चिल्ड्रन है, उसकी इनकम किसी और के हेड के अंदर, किसी मदर या फादर किसी की भी हेड के अंदर, जो हम कंडीशन आगे पढ़ेंगे, उसके इनकम के अंदर अगर क्लब हो रही है, मदर या फादर की इनकम के अंडर क्लब हो रही है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बस, आगे हम पढ़ेंगे इन डिटेल। तो उस केस में भी अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो पर्सन, दूसरा पर्सन लाइबल हो सकता है, तो उस पर्सन को भी यहाँ पे एसएससी के डेफिनेशन में इंक्लूड करा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी रिफंड अगर आपका ड्यू है, कोई भी रिफंड आपका ड्यू है या फिर किसी और पर्सन का ड्यू है जिसके लिए आप एसेसेबल हो और उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो आप एसएससी कहलाए जाओगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एवरी पर्सन जो कि डीम टू बी एसएससी है, मतलब एज पर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर वो डीम्ड है, अगर ये माना जाएगा कि आप एसएससी हो, अगर किसी भी प्रोविजन में लिखा है, किसी भी प्रोविजन के किसी भी कंडीशन में लिखा है कि आप एसएससी हो, तो आप एसएससी माने जाओगे। और आगे अगर आपको किसी भी प्रोविजन में, इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी प्रोविजन में ये लिखा है कि आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो, तो भी आप एसएससी माने जाओगे। ठीक है ना। एसएससी पहले मैं यहाँ पे बताया, एसएससी में कौन कौन, एसएससी का मतलब क्या है, उसके बाद एसएससी में क्या कौन कौन इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना। एसएससी कौन है, जिसको भी टैक्स पे करना है। इंक्लूड कौन होते हैं, जिनको यहाँ पर जिनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड है, या फिर यहाँ पर जो कि डीम टू बी एसएससी है, या फिर डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है ना। अब मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता दी। अब सुनो, एक आपने पोयम सुनी होगी बहुत प्यारी सी, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड की जगह इनकम टैक्स। यहां पर हमने वो सुना है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड, वैसे ही यहां पर भी दो रास्ते आपस में कटते हैं और उन दो रास्तों में से आपको एक रास्ता चुनना होता है। उन दोनों रास्तों को चुनने के बीच में जो निर्णय है वो आपका है, और वो निर्णय आपको कैसे लेना है, वो रास्ते को चूज आपको कैसे करना है, वो आप ये देख के करोगे कि मतलब छोड़ो आप छोड़ो, इसका राइटर कौन है, जैसे वहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट था, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब सुनो, डोरेमोन यहाँ पर चिंतित खड़ा है, वैसे तो हमें बहुत खुश लग रहा है लेकिन अंदर से बहुत चिंतित है कि मैं इनकम टैक्स कैसे पे करूं। इनकम टैक्स पे करने के दो तरीके हैं, एक ओल्ड रिजीम के थ्रू, एक न्यू रिजीम के थ्रू। ठीक है ना। अब जहां पर भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, जहां पर भी आपका टैक्स सबसे कम आ रहा है, आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। हम बारी बारी से दोनों ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर दोनों ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड रिजीम के बारे में, ओल्ड रिजीम के बारे में। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यू रिजीम के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ओल्ड रिजीम से। ओल्ड रिजीम में जो टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा है वो ऐसे प्रोवाइड करा है। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओवाई एजेपी का एक टैक्स स्ट्रक्चर, कंपनी का एक टैक्स स्ट्रक्चर, फर्म का एक टैक्स स्ट्रक्चर, फर्म और एलए है यहाँ पे। ठीक है ना। फर्म और एलए दोनों हैं यहाँ पे। और यहाँ पर लोकल अथॉरिटी, यहाँ पर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर। ठीक है ना, मैंने गलती से लिख दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या इसको मैं चेंज कर दूंगा नोट्स जब कोई मांगेगा उसको देने के लिए, आई विल चेंज दिस। ठीक है ना। तो टैक्स स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने ऐसे बाइफरगेट किया है, इन चारों के लिए एक, इन चारों के लिए, इन इसके लिए एक, इसके लिए एक, मतलब और इसके लिए एक। ठीक है ना। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी यहाँ है। ठीक है ना, इसके लिए एक। तो पहले हम ये इन सारे पर्सन्स का जो हमने ऊपर कवर करे, इन सारे पर्सन का इंडिविजुअल, यहाँ पे एजेपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और एचयूएफ, इन चारों का हम टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टैक्स स्लैब्स पढ़ेंगे। आ जाओ। तो अब स्टार्ट होने वाला है आपका इनकम टैक्स एक्ट की असली गेम। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओवाई या फिर एजेपी का टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, या फिर कोई रेसिडेंट, सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कोई ये चारों पर्सन अगर चाहे रेसिडेंट है चाहे नॉन रेसिडेंट है, ये चारों पर्सन चाहे रेसिडेंट है चाहे नॉन रेसिडेंट है, इनको टैक्स कैसे पे करना है, इनको टैक्स कैसे पे करना है। अगर इनकी इनकम अप टू 2.5 लाख है, अगर इन चारों पर्सन की इनकम, इनको 5 की जगह मैं 4 बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे वैसे एओपी बीओवाई स्लैश लगाया है, इनको मैं 4 कंसीडर कर रहा हूँ अभी। ठीक है ना। अगर यहाँ पे इनकम उनकी अप टू 2.5 लाख है, अप टू 2.5 लाख उन्होंने कमाया है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन जैसे ही उसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो गई, इन चारों पर्सन की 2.5 लाख से ऊपर हो गई और अप टू 5 लाख है, तो 5% टैक्स दे दो। और उसके बाद 5 लाख से ऊपर हो गई, अप टू 10 लाख है, तो यहाँ पर 20% टैक्स दे दो। और यहाँ पर अगर 10 लाख से ऊपर हो गई तो आप फ्लैट 30% टैक्स दो, 30% टैक्स दो। ठीक है ना। इनकम पर 30% टैक्स दो। आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बोलूँ, अगर ये चारों पर्सन, मान लो फॉर एग्जाम्पल, नहीं चारों पर्सन नहीं, मैं गलती से बोल दिया, ये इंडिविजुअल, मान लो ये इंडिविजुअल अब यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, ये इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है, और ये सीनियर सिटीजन रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, देखो रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए और सीनियर सिटीजन होना चाहिए। सर सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी एज 60 साल या उससे ऊपर है इन प्रीवियस ईयर, 60 साल
या उससे ऊपर है, इन प्रीवियस ईयर, इन असेसमेंट ईयर नहीं, इन प्रीवियस ईयर, मतलब जिस साल उसने इनकम कमाई उस साल उसकी एज 60 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो वो अगर उसकी इनकम अप टू 3 लाख है तो कोई टैक्स नहीं देना। ये जो 2.5 लाख और 3 लाख की लिमिट है ना, इसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन। मतलब बेसिक एग्जेम्पशन, इतने भी आपको टैक्स देना ही नहीं है, देना ही नहीं है, ठीक है ना। अप टू 3 लाख है तो कोई टैक्स नहीं देना, 3 लाख से 5 लाख है तो 5%, 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, ऊपर की तरह यहाँ पे भी सेम था, और यहाँ पे अब 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स पे करना है सीनियर सिटीजन को, जो कि रेसिडेंट है और इंडिविजुअल है, जिसकी एज 60 साल या उससे ऊपर है। कब? इन प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। अब आगे, ये स्लैब था हमारा सीनियर सिटीजन का। अब हम बात करेंगे सुपर सीनियर सिटीजन की। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, जो कि रेसिडेंट होना चाहिए और इंडिविजुअल होना चाहिए ऊपर की तरह, लेकिन सुपर लगा दिया। सर आपने सुपर का मतलब क्या है? सीनियर के सिटीजन के आगे आपने सुपर लगा दिया। सुपर का मतलब है जिसकी एज 80 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए इन द प्रीवियस ईयर। इन द प्रीवियस ईयर, जिस साल उसकी इनकम हुई है उस साल, जिस साल उसने टैक्स पे करना है उस साल नहीं, जिस साल उसकी इनकम हुई है उस साल वो 80 साल या उससे ऊपर होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि वो सुपर सीनियर सिटीजन है और रेसिडेंट है और इंडिविजुअल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर उनकी इनकम, सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम जो कि रेसिडेंट है और इंडिविजुअल है और एज 80 साल से ऊपर, सुपर सीनियर सिटीजन है तो मान लो ना 80 साल से ऊपर है, अगर इनकम अप टू 5 लाख है तो नील टैक्स देना है, कोई टैक्स नहीं देना, दिस इज देयर बेसिक एग्जेम्पशन। और यहाँ पर अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख तक है तब 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर चली गई इनकम तो 30% जो है आपको यहाँ पे टैक्स देना है। समझे मेरी बात? आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर एक सर्कुलर आया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 28/2016, जो कि आया था 27/7/2016। डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सर्कुलर का नंबर भी याद करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बस ऐसे आपको बता रहा हूँ। बीकॉम बीबीए के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना, सर्कुलर का नंबर। अब सुनो, कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका 60th या फिर 80th बर्थडे आया है 1/4/25 को, 1/4/25 को, एग्जाम्पल सिनेरियो दे रहा हूँ, ये एग्जैक्टली लिखा था सर्कुलर में, सिनेरियो दे रहा हूँ, ठीक है। देन that particular resident individual shall be treated to have completed his 60 or 80 years on 31st of March 2025, that is previous year 24-25। ये कौन सा ये है? 25-26, ये 25-26 है। तो हम मान लेंगे कि आपने जो है अपनी 60th और 80th बर्थडे 60th और 80 एज जो ईयर की एज है वो आपने अटेन कर ली है 24-25 में, ठीक है ना। और आप 3 लाख या फिर 5 लाख का जो बेसिक एग्जामिशन है वो लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देखो मतलब क्या है, मैंने बोला था ना कि प्रीवियस ईयर में आपकी एज होनी चाहिए, लॉ में लिखा है, मैंने क्या बोला, लॉ में लिखा है कि आपकी प्रीवियस ईयर में जो एज है वो प्रीवियस ईयर में आपकी एज 60 साल से ऊपर या 80 साल से ऊपर वट एवर द केस में भी हो जानी चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग रो रहे हैं, सर मेरा मेरा बर्थडे ही यार यहाँ पे 1 तारीख को आ रहा है, 1/4 को, और मैं यहाँ पे बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा इस चक्कर में, बस 1 दिन का डिफरेंस है, गवर्नमेंट 1 दिन का डिफरेंस है, प्लीज कुछ करो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चलो, अगर आपको बर्थडे 1/4/2025 को आ रहा है तो हम मान लेंगे कि आपका बर्थडे 31/3/24 को आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर ही आ रहा है, तो आप बच जाओगे, ठीक है ना। समझे मेरी बात? तो आप बेसिक एग्जामिशन ले सकते हो दोनों केस में, वट एवर द केस मे बी। डाउट हो तो पूछ लेना, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू आंसर ऑल योर डाउट्स। मैं परेशान होना चाहता हूँ आपके डाउट से, बहुत बुरी तरीके से परेशान होना चाहता हूँ। आप मुझे जितना चाहो परेशान कर सकते हो, मैं ऐसा इस तरीके से परेशान होता हूँ कि मुझे परेशानी भी परेशान नहीं कर सकती। बहुत अजीब से वर्ड्स आप बोलते रहते हो सर। हाँ आई नो। अब सुनो, सरचार्ज कैसे बताऊँ, हाँ चलो ऐसे बताता हूँ। हाँ अब सुनो, आपने यहाँ पे टैक्स पे करा, आपने यहाँ पे टैक्स पे करा, ठीक है, यहाँ पर आपने टैक्स कंप्यूट करके इसके हिसाब से टैक्स पे कर दिया। कैसे कंप्यूट करना है आगे मैं क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, चिंता मत करो, ठीक है ना। टैक्स कैसे पे करा आपने, यहाँ पे इसके थ्रू आपने कंप्यूट कर दिया टैक्स, मैं मानता हूँ यहाँ पे इसके थ्रू आपने कंप्यूट कर दिया, 60 साल से कम की एज है, इसके थ्रू आपने कंप्यूट कर दिया, टैक्स आ गया। मान लो अपने टैक्स ऊपर कंप्यूट करा, आया आपका टैक्स का अमाउंट 1 लाख नहीं 20 लाख आपका टैक्स का अमाउंट आया, ठीक है, 20 लाख टैक्स का अमाउंट आया, ठीक है। और आपकी इनकम थी, मैं एग्जांपल मान रहा हूँ, आपकी इनकम थी 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आप पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। सरचार्ज किस पे लगेगा? अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई या फिर एजेपी हो, और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी देना पड़ेगा, टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर 50 लाख से कम है तो सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, 50 लाख से या 50 लाख से कम है, 50 लाख या 50 लाख से कम है तो आपको सरचार्ज नहीं देना। लेकिन अगर आपकी 50 लाख से ऊपर है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा टैक्स के ऊपर। मतलब टैक्स अगर 20 लाख है आपका, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख आपका टैक्स है, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर, गवर्नमेंट कह रही है फॉर एग्जाम्पल आपको 10% सरचार्ज देना है। 20 लाख, अरे यार ऐसे ही कर देता हूँ ना, 20 लाख का 10% कितना हुआ अपना 2 लाख हो गया ना,
हाँ 2 लाख हो गया, तो 22 लाख आपका टोटल लाइबिलिटी बन जाएगी, 22 लाख आपकी टोटल लाइबिलिटी बन जाएगी। मतलब सरचार्ज किस पे देना है, टैक्स पे देना है, टैक्स का 10% प्लस 20 लाख, तो ये हो जाएगा 22 लाख। ये ऐसे कंप्यूट होगा। प्लस इसमें एक चीज़ और आएगी, वो सरप्राइज है, आगे आपसे बताऊँ, आगे आपको बताऊंगा। तो सुनो, अब अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख है, कोई सरचार्ज नहीं देना। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है, तब आपको 10% का सरचार्ज देना है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है और अप टू 2 करोड़ है, तब आपको 15% का सरचार्ज देना है। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ तक है, तब आपको 25% का सरचार्ज देना है। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से भी ऊपर चली गई, तब आपको यहाँ पे 37% का सरचार्ज देना है ऑन टैक्स। सरचार्ज किस पे देते हो, टैक्स के अमाउंट पे देते हो। जितना आपका टैक्स बना है ऊपर वाले स्लैब्स के अकॉर्डिंग, उस स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो आपने टैक्स कंप्यूट करा है, उस टैक्स के ऊपर परसेंटेज बेसिस पर आप सरचार्ज कंप्यूट करते हो। ठीक है ना, समझे मेरी बात। आगे अब मैं बोल रहा हूँ, आपने सरचार्ज भी कंप्यूट कर लिया टैक्स के ऊपर, और आपकी दोनों मिला के यहाँ पर 20 लाख प्लस 10% सरचार्ज, मान लो 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम थी, अप टू 1 करोड़ थी, तो आपको 2 लाख सरचार्ज बन गया। तो आपकी यहाँ पर टैक्स प्लस सरचार्ज यहाँ पर आपकी 22 लाख बन गई। अब गवर्नमेंट कहती है, इस जो भी आपकी इनकम बनी है, जो भी आपकी इनकम बनी है आफ्टर सरचार्ज, आफ्टर टैक्स एंड सरचार्ज, आप उस पर 4% ऐड करो और हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दो। ठीक है ना, एक मिनट रुकना, हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दो। ठीक है ना, तो 22 लाख का 4% कितना हुआ, 22 लाख का 4% हो गया हमारा 88,000। 88,000 यहाँ पर आपको 22 लाख पे करना है, प्लस 22 लाख। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2,88,000 हो गया। क्या मैंने क्यों प्लस किया है, इसको पागल हूँ मैं। ठीक है हाँ, तो यहाँ पे 2,88,000 आपको पे करना है। मतलब सुनो, सबसे पहले आपको टैक्स कंप्यूट करना है, फिर आपको ये देखना है क्या सरचार्ज एप्लीकेबल है। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो टैक्स पे सरचार्ज कंप्यूट करना है, लेकिन अगर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन से कंप्यूट कर दो। देखो, सरचार्ज कंप्यूट करने के लिए आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। नहीं, नीचे है 50 लाख से या 50 लाख तक है, तो आपको सरचार्ज कंप्यूट ही नहीं करना, आपको पे ही नहीं करना, तो कंप्यूट क्यों करोगे। लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, चाहे आप कितने रुपए का भी टैक्स पे कर रहे हो, आपको उस टैक्स के ऊपर 4% अलग से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंप्यूट करके आपको गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है ना। अब सुनो, यहां पर मैंने आपको ये बता दिया। अब 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन जहां पर आपके डाउट थोड़े अच्छे से क्लियर होंगे, अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा तो कंप्यूटेशन में। अब यहां पर टोटल इनकम किसी पर्सन की है 50 लाख जिसकी एज है 40, और टोटल इनकम एक पर्सन की है 60 लाख जिसकी एज है 40। पहले हम ये वाला केस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, 50 से ऊपर हो गई इनकम। यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि अप टू 50 लाख है, 50 लाख की इनकम है, तो सरचार्ज एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगा। अब सुनो, अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख इतना टैक्स है, कंप्यूट कर लेना, 5% होगा यहाँ पे। और यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख, यहाँ पे 1 लाख टैक्स है, यहाँ पे 20% का रेट था टैक्स का। और यहाँ पे अब 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स का रेट है, ऊपर मैंने आपको स्लैब्स बताए थे। और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट करा है 13,12,500 रुपए, ये हमारा टैक्स कंप्यूट हुआ है। अब सुनो, यहाँ पर अब यहाँ पे सरचार्ज ऐड करना है, सरचार्ज ऐड करना है। मैं बोल रहा हूँ सरचार्ज ऐड करना है, मैं गलत बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। नहीं ऐड करना है, क्यों नहीं ऐड करना, अप टू 50 लाख इनकम है। देखो, तो यहाँ पर टैक्स प्लस सरचार्ज मिला के कितना हुआ, 13,12,50, 13,12,500, 13,12,500। ठीक है ना, 13,12,500। ठीक है ना। अब इस पर हमें मैंडेटरीली हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि कितनी है, जो कि है 4%, जो कि है 4%। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने 4% यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दिया, तो हमारा नेट जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है दैट इज 13,65,000 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना है। समझे मेरी बात। पहले टैक्स, उसके बाद यहाँ पे सरचार्ज, उसके बाद यहाँ पे अगर एप्लीकेबल है तो सरचार्ज, उसके बाद यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, फिर आएगी फाइनल टैक्स लायबिलिटी। टैक्स के ऊपर सरचार्ज, उन दोनों को प्लस करके उनका जो अमाउंट है उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। मैंने इसलिए फॉर्मेट आपको दिखाया है यहाँ पे। अब सुनो, 60 लाख इनकम है यहाँ पे, तो अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख, 10 लाख 10 लाख से ऊपर अगर हमारी इनकम है उस पर 30% के हिसाब से टैक्स बना, यहाँ पे 60 लाख पे 15 लाख। और यहाँ पे सबको मिला के ऊपर इन सारे टैक्स को मिला के जो टोटल टैक्स हमें पे करना है गवर्नमेंट को, ये है 16,12,500 रुपए। इस पे सरचार्ज ऐड होगा कि नहीं होगा बताओ। 60 लाख इनकम है तो सरचार्ज ऐड होगा, क्योंकि 50 लाख से ऊपर है, और 50 लाख से 1 करोड़ का रेट क्या है सरचार्ज का, 10%। इसीलिए यहाँ पे 10% हमने सरचार्ज ऐड किया। सरचार्ज ऐड करने के बाद जो टैक्स प्लस सरचार्ज का अमाउंट आया वो है 17,73,750, और इस पर हम 4% मैंडेटली क्या ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि है हमारा 177। कि मैंने 10% कर दिया है क्या, हे भगवान, शाश्वत आपका दिमाग कहाँ है। 177
हाँ 10% किया भाई, 750 इंटू 4%। भाई मैंने गलत कर दिया है सर, आप भी गलती करते हो। अरे गलती तो सबसे होती है। 950। गलती करने से ज़्यादा गलती पकड़नी इंपॉर्टेंट है। गलती भी करनी इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पता नहीं है अभी। हाँ जस्टिफाई कर दो सर, हमसे गलती होती थी, हम भी टीचर को ये बोलते थे सर गलती करनी इंपॉर्टेंट है। 13750 यहाँ पे आएगा आपका 18, यहाँ पे है 18, 44 700, ठीक है ना। अब इसको हटाओ। गवर्नमेंट को ना हमें मतलब गवर्नमेंट को हमें यहाँ पे मतलब राउंड ऑफ में ही पे करना होता है, ठीक है। आपको बताऊंगा आगे, रुको, कहीं पे एग्जांपल आएगा तो समझे आप। मैं यहाँ पे आपको जो समझाना चाह रहा था ये आप समझे ना, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप नहीं है कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और यहाँ पर AJP दैट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनका टैक्स स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। इनके टैक्स स्ट्रक्चर में क्या था, कैसे हमें कंप्यूट करना था, इनका टैक्स जो भी इनकी इनकम होगी, किसी भी हेड में इनकी इनकम है, उन सब इनकम को मिला के इनका क्या टैक्स स्ट्रक्चर होगा हमने पढ़ लिया। अब हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी की अगर कोई इनकम हो रही है तो कंपनी को किस तरीके से टैक्स पे करना है, क्या सीन है भाई, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर या फिर ग्रॉस एसेट इन प्रीवियस ईयर इज 2021 इज अप टू 400 करोड़, इन दैट केस अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है तो उसको 25% टैक्स पे करना है, 25% फ्लैट रेट पे टैक्स पे करना है। लेकिन अदरवाइज अगर उसका प्रीवियस ईयर पे टर्नओवर इज नॉट अप टू, इन प्रीवियस ईयर मतलब इन प्रीवियस ईयर 2021 पे उसका टर्नओवर इज नॉट अप टू 400 करोड़, मतलब उससे ज़्यादा है, तो उस केस में उसको 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा डोमेस्टिक कंपनी को, डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जो कि बिजनेस कर रही है, जो कि इनकम अर्न कर रही है इंडिया से, तो उस केस में उस फॉरेन कंपनी को यहाँ पर 35% पे 35% पे टैक्स पे करना होगा। 35% पे टैक्स पे करना होगा। पहले 40% रेट था, बट विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2024 ये रेट अमेंड हो गया है। ये रेट है अब 35%। मैंने आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि रेट अभी अमेंड हुआ है, इसीलिए मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको मेंशन भी कर दिया कट करके कि 40% नहीं है। कहीं बुक में गलती से लिखा हो तो 35% रेट है, ठीक है ना, आपके लिए जहां तक एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2024। एक मिनट रुकना यार, पता नहीं कोई कीड़ा चल रहा था आई गेस यहाँ पे, छोड़ो। हाँ अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP में यहाँ पर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर भी सरचार्ज एप्लीकेबल है, लेकिन तब जब आपकी इनकम किसी एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर वो लिमिट क्या है, अगर आपकी इनकम अप टू 1 करोड़ है तो कोई यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर 1 करोड़ से ऊपर आपकी इनकम चली गई और अप टू 10 करोड़ आपकी इनकम है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी अगर आप हो तो 7% सरचार्ज आप पे लगेगा, और अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो 2% सरचार्ज आप पे लगेगा। आपकी टैक्स पर 2% और टैक्स पर 7% सरचार्ज लगेगा। और यहाँ पर अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से भी ऊपर चली जाती है तो आप पे सरचार्ज 12% पे लगेगा अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, टैक्स पर 12% लगेगा अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो। और अगर आप फॉरेन कंपनी हो और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है इन प्रीवियस ईयर, तो उस केस में आप पर जो सरचार्ज है ऑन टैक्स दैट विल बी 5%, दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन यू। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स प्लस, क्या लिख रहा हूँ मैं, टैक्स प्लस सरचार्ज पे एप्लीकेबल होगा। मान लो ये एक्स अमाउंट आया, इस एक्स अमाउंट पर 4% आपको कंप्यूट करना है और वो आएगा आपका फाइनल टैक्स दैट विल बी पेबल टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो हेल्थ एंड एजुकेशन से सब पे ही लगेगा, ठीक है ना। तो ये कंपनी का टैक्स स्ट्रक्चर था, ये कंपनी का टैक्स स्ट्रक्चर था। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और जानते हैं फर्म, LLP या फिर लोकल अथॉरिटी, इन तीनों का या फिर क्या, इन तीनों का ही यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। फ्लैट रेट पे इन तीनों को टैक्स पे करना है इनकम पर, जो कि प्रीवियस ईयर में कमाएंगे। 30% इनको पे करना है असेसमेंट ईयर में, 30% इनको पे करना है असेसमेंट ईयर में टैक्स ऑन इनकम। उसके बाद इस टैक्स पर जो टैक्स आएगा, इस टैक्स पर अगर आपकी इनकम अप टू 1 करोड़ है तो कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अप टू 1 करोड़ पे कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जा रही है, 1 करोड़ से ऊपर जाने वाली है, चली गई है, और आप LLP हो, आप कोई फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो या फिर लोकल अथॉरिटी हो, उस केस में आप पे सरचार्ज होगा एप्लीकेबल 12%, चाहे 1 करोड़ से जितनी भी ऊपर जाए उसके बाद उस। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगेगा एक्स अमाउंट, अगर वो है उस पर 4%,
ठीक है ना, और ये होगा फाइनल टैक्स पेबल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ के। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो उसका टैक्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो अगर आपकी इनकम अप टू 10,000 है तो 10% टैक्स लगेगा, और 10,000 से 20,000 है तो यहाँ पे 20% टैक्स लगेगा, और अगर आपकी इनकम 20,000 से भी ऊपर चली जाती है तो आप पे 30% टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। और सरचार्ज की बात करूँ तो सिमिलरली दोनों का सरचार्ज का रेट बिल्कुल सेम है। सरचार्ज यहाँ पे और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हर जगह ही सेम है, 12% लगेगा अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाती है, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, और अगर 1 करोड़ से नीचे है तो कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये आपको मैं समझाना चाह रहा था, सारे के सारे ये जो स्लैब्स है आपके इंडिविजुअल से लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी तक कवर हो गए। ठीक है ना, पहले स्लैब था इंडिविजुअल, रिवाइज करो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी। इसमें भी 3 मैंने आपको बताए, 1, 2, 3। एक नॉर्मल पर्सन जो कि रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, और एक सीनियर सिटीजन के लिए, और एक सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, SCC सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है ना, 60 ईयर्स या फिर उससे ऊपर, 80 ईयर्स या फिर उससे ऊपर, जो कि इंडिविजुअल है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, समझ गए। और उसके बाद कंपनी का मैंने आपको बताया, मैंने आपको लोकल अथॉरिटी फर्म और पार्टनरशिप फर्म LLP का बताया मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का बताया। ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ऊपर जो मैंने आपको बताया वो स्लैब थे, उन स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स आपको कंप्यूट करना था। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ स्पेशल इनकम्स भी होती हैं, जिनके लिए स्पेशल रेट एप्लीकेबल है टैक्स के, तो वो स्पेशल इनकम आपके सामने में कुछ पेश करना चाह रहा हूँ, जिन पर ऊपर के स्लैब के हिसाब से टैक्स पे नहीं होगा, इन स्पेशल रेट्स के हिसाब से टैक्स पे होगा। अगर मैं आपने कोई XYZ इनकम कमाई जिसपे गवर्नमेंट ने बोला है कि इस इनकम पर इस पर्टिकुलर रेट पे ही टैक्स लगेगा, इस पर्टिकुलर परसेंट पे ही टैक्स लगेगा, तो इतना ही आपको टैक्स पे करना है, ऊपर स्लैब के हिसाब से आपको कंप्यूट नहीं करना। ठीक है, तो सुनो, अगर मैं बात करूँ LTCG 112A, LTCG अंडर सेक्शन 112A, ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है, और किससे हुई है, LTCG 112A लगता है शेयर्स पे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल शेयर्स आपने बेचे मार्केट में, आपने सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, और आपने लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर होल्ड किया था शेयर को, और इनकम आपने कमाई जो है, आपने 1 साल जब 1 साल आपने शेयर को होल्ड करा, आपकी 1 लाख की इनकम हुई, आपने 1 लाख का शेयर खरीदा था, 100% की इनकम हो गई, 1 लाख रुपये आपने अर्न कर लिए, 2 लाख रुपये पे आपने शेयर बेचे, तो 1 लाख रुपये की जो आपकी इनकम है, वो उस इनकम पे आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सुनो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख एग्जेम्प्ट है हर साल के लिए, 1 साल की लिमिट है, 1 साल पे आपको 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपकी 1 लाख की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना 1 साल में। अगर 1 लाख की इनकम है अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपकी इनकम मैं बोलूँ 1.5 लाख हुई, मतलब 1.5 लाख हुई, उस केस में अप टू 1.25 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना। बाकी बैलेंसिंग 25,000 पे आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना है। 25,000 का 12.5%, 25,000 का 12.5%, ये हो गया 3,125 रुपीज़। ठीक है ना, ये आपको टैक्स पे करना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पे टैक्स होता है हमारा 1.5%। क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो गया हो क्या। सुनो, LTCG 112A पे आपको टैक्स देना होता है फ्लैट रेट 12.5%। पहले रेट 10% था, लेकिन अब विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2024 इस रेट को बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है, 12.5% कर दिया गया है। और पहले ये जो एग्जेम्पशन थी अंडर LTCG 112A, ये 1 लाख की थी, इसको भी बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। ठीक है ना, इसके ऊपर टैक्स पे करना है, इसके ऊपर जो भी इनकम है उस पर टैक्स पे करना है, यहाँ तक की एग्जेम्पशन है। अगर मैं बात करूँ LTC अंडर सेक्शन 112, मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कवर नहीं हो रहे, बैलेंस यहाँ पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी 112A में कवर नहीं है, यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी बेची, 2 साल की इसकी लिमिट होती है, 2 साल से ऊपर आपने होल्ड करा, और 2 साल होल्ड करने के बाद आपने प्रॉपर्टी बेची, तो उस पर जो इनकम आप कमाओगे, उस पर इनकम आएगी, टैक्सेबल होगी आपकी अंडर सेक्शन 112 LTCG अंडर सेक्शन 112। ठीक है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, 2 साल से ज़्यादा होल्ड करा, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर एप्लीकेबल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी का कौन से सेक्शन में कवर होता है, 112 पे। अभी आपको सारा बताऊंगा कैपिटल गेन में, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए आपको बस बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी इसमें आती है, उस पर शेयर्स आते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ नहीं पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा 112A क्या है, 112 क्या है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब सुनो, 112 के हिसाब से आपने यहाँ पर टैक्स कितना पे करना है, 12.5%। पहले रेट था 20%, 23 जुलाई 2024। इससे पहले 20% रेट था, और इंडेक्सेशन एप्लीकेबल था।
आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं 100% श्योर हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्माइली बनाया है, जिसको हम कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले रेट 20% था, अब रेट हो गया 12.5%। बस इतना समझ लो, अगर आप आपने प्रॉपर्टी बेची 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके, मतलब उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल है, तो उस प्रॉपर्टी पे आपको 12.5% टैक्स पे करना है। बस ये समझ लेना, ठीक है ना। अब आगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। अगर आपने शेयर्स खरीदे 1 साल से पहले, आपने बेच दिए 1 साल से पहले बेच दिए, मतलब 1 साल का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, तो शॉर्ट टर्म पे आपका टैक्स लगेगा। और वो रेट क्या है? 20%। पहले 15% था, विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2024 इसको चेंज कर दिया गया है फ्रॉम 15 to 20%। ठीक है, फ्रॉम 15 to 20%। 115BB अगर आपकी कोई लॉटरी की इनकम हुई है, अगर आपकी कोई लॉटरी की इनकम हुई है यहाँ पे, अगर आपकी कोई लॉटरी की या फिर कोई गैम्बलिंग की या फिर कोई मैं बोलूँ हॉर्स रेस की इनकम हुई है, इन दैट केस आप पे कितना टैक्स लगेगा? इन दैट केस आप पे फ्लैट रेट यहाँ पर टैक्स लगेगा 30% का। 30% का फ्लैट रेट आप पे टैक्स लगेगा, इस पर कोई चेंज नहीं हुआ है। फ्लैट रेट 30% का आपके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ स्पेशल रेट्स मैंने आपको बता दिए, इन स्पेशल रेट्स पे कुछ स्पेशल इनकम्स आपको बता दी, उन स्पेशल इनकम्स पे स्पेशल रेट के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। ऊपर जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, जो स्लैब्स बताई, उन स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट नहीं होगा, इन स्पेशल रेट्स के हिसाब से ही टैक्स कंप्यूट होगा। कौन कौन सी मैंने आपको स्पेशल इनकम बताई? सबसे पहले आंख बंद करो और बताओ, यहाँ पर अपने आप बताना मुझे, मैं बोल रहा हूँ। LTCG 112A, पॉज करना है पॉज कर लो। LTCG 112A, LTCG 112, STCG 111A, और यहाँ पर 115BB जो कि है विनिंग्स, लॉटरी, गैम्बलिंग, यहाँ पर जो भी है आपकी हॉर्स रेस, ये सब कवर हो जाएगा 115BB में। इस पर फ्लैट रेट 30% का टैक्स है, आपका इनकम टैक्स है, ठीक है ना। GST अलग चलेगा, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। स्पेशल पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे स्पेशल पॉइंट बताना चाहूंगा। सरचार्ज के बारे में आपको पता लग गया क्या होता है, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है, ठीक है ना। लेकिन सरचार्ज के रेट के बारे में भी मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और AGP के बारे में, इनके रेट के बारे में भी मैंने आपको बताया कि रेट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। रेट 10%, 15%, 25-27, ये 25-37, 37, जिसकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है उसके लिए 37, ठीक है। मेरी भी कमज़ोर नहीं बोल सकता ऐसे में, मतलब ठीक है, मतलब मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे लिखूँ क ख, अबे राइटिंग कैसे सही आ रही है? ग क ख ख मुझे लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है, बाकी तो ठीक है। ABCD कितनी स्पीड में लिखते हैं? ABCD भाई, ये एजुकेशन सिस्टम जो है ना हमारी मातृभाषा को, आई डोंट नो, छोड़ो। उसके बाद सरचार्ज ऑन टैक्स, देखो, ऑन डिविडेंड वन और इनकम अंडर हेड 112, इनकम अंडर सेक्शन 112A, 112 एंड 111A शेल नॉट बी मोर देन 15%। क्या बोला मैंने? सुनो, कुछ समझ नहीं आया होगा आपको। गवर्नमेंट ने बोला अगर आपकी इनकम डिविडेंड की है, अगर आपकी इनकम डिविडेंड की है, 112A की है, मतलब अपने शेयर्स बेचे हैं लॉन्ग टर्म में, या फिर आपकी इनकम 112 की है, मतलब प्रॉपर्टी बेची है लॉन्ग टर्म आपने होल्ड करा, उसके बाद प्रॉपर्टी बेची, या फिर आपकी इनकम अंडर सेक्शन 111A में है, मतलब शॉर्ट टर्म में आपने शेयर्स बेच दिए, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में आपने शेयर बेच दिया। अगर ये 4 आपकी इनकम है, तो अगर इन 4 इनकम पे आपकी जो इनकम बहुत ऊपर जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, 2 करोड़ से ऊपर कितने परसेंट सरचार्ज है? 25% है, तब भी आप पे 15% ही सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। 15 से ऊपर आप एप्लीकेबल सरचार्ज कभी नहीं हो सकता, गवर्नमेंट ये कह रही है, ठीक है ना। अगर आपकी ये 4 इनकम है और आप इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI या फिर AJP हो, तो उस केस में यहाँ पर आप पे सरचार्ज कभी भी 15% से ऊपर नहीं लग सकता, 15% से ऊपर नहीं लग सकता। मतलब सुनो, यहाँ पर फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अप टू 2 करोड़ सरचार्ज ऑन टैक्स जैसे लगता है वैसे ही लगेगा, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ 10% लगता है ना, 10% लगता है, 10% ही लगेगा। गवर्नमेंट ये थोड़ी ना पागल थोड़ी ना कि मतलब यहाँ पे 15 लगा दे, यहाँ पे 10 लगता है 10 ही लगेगा। उसके बाद 1 करोड़ से 2 करोड़ भी 15 लगता है तो 15 ही, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं बात दिक्कत कहाँ की आई? दिक्कत आई 2 करोड़ से ऊपर। 2 करोड़ से 5 करोड़ पे 25% लगता है, और 5 करोड़ से ऊपर यहाँ पर 37% लगता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला 15% लगेगा अगर आपकी ये सारी इनकम है, खाली ये सारी इनकम है, खाली नहीं, अगर ये सारी इनकम है तो इन सारी इनकम पर 15% से ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो 2 करोड़ तक तो जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। उसके बाद 2 करोड़ के बाद भी 15% ही सरचार्ज एप्लीकेबल होगा ऑन टैक्स। उसके बाद यहाँ पर एक कुछ और आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। 2 करोड़ से 5 करोड़ की अगर आपकी इनकम है, 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक अगर आपकी इनकम है, तो उस केस में डिविडेंड या फिर उस केस में ये जो 4 आपकी स्पेशल इनकम है, इस पर तो 15% टैक्स पे होगा, और जो आपकी रिमेनिंग टोटल इनकम है उस पर 25% एप्लीकेबल होगा, 25% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। मतलब ठीक है, समझ गए।
25% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। मतलब ये नहीं है कि पूरी इनकम पे जो भी आप कमा रहे हो सब पे 15%, जितना आप कमा रहे हो उसमें से जितनी इतनी इनकम, जो ये इनकम है इस पर 15%, और बाकी जो बैलेंस इनकम है उस पर बैलेंस रेट के हिसाब से एप्लीकेबल होगा सरचार्ज, बैलेंस रेट के हिसाब से एप्लीकेबल होगा। इसको अच्छे से और समझेंगे आगे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। मतलब ये मैं इसको, अगर मैं रेगुलर क्लास बता रहा होता तो मैं इसमें मतलब 5-6 सिनेरियो बनाता, आपकी सिनेरियो बना के आपको समझाता। ये पॉइंट आपको छोटा लग रहा है, छोटा है नहीं है पॉइंट, ठीक है। मतलब इसमें कुछ समझने का स्कोप है, बट यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपकी ये चार इनकम है और इनकम आपकी 2 करोड़ से ऊपर जा रही है, 5 करोड़ तक है, तब 15% ही लगेगा, 15% ही लगेगा इन चार इनकम पे सरचार्ज, मैक्सिमम सरचार्ज, इससे ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जो रिमेनिंग टोटल इनकम है उस पर 25% लगेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट 25% है। मतलब बैलेंस इनकम के लिए बैलेंस जो रेट है वही लगेगा, जो एप्लीकेबल रेट है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो इन चार इनकम के लिए जो ऊपर मेंशन्ड है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओई और एजीपी के लिए 15% मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा। और जो बैलेंस इनकम है, उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट के हिसाब से सरचार्ज लगेगा 37% के हिसाब से ही सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है और अगर आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई या फिर एजेपी हो तो 5 करोड़ 37% ही सरचार्ज आपके ऊपर लगेगा, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है दोनों में। पहले एग्जाम्पल नंबर 3 बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर स्पाइडरमैन, इनकी इनकम है इन प्रीवियस ईयर 24-25 इज एज फॉलोज, जो कि 58 ईयर्स के है। LTCG अंडर सेक्शन 112A शेयर्स बेचे है भाई साहब ने लॉन्ग टर्म में, तो 30 लाख की इनकम। LTCG 112A 112 नॉर्मल प्रॉपर्टी बेची होगी, फॉर एग्जांपल कोई 40 लाख की इनकम है, लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी बेची, 2 साल से ऊपर होल्ड करा था। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, अरे शॉर्ट टर्म में शेयर बेच दिए बंदे ने, तो 20 लाख के शॉर्ट टर्म में इनकम हुई है इनकी 111A में। और अदर इनकम, बैलेंस इनकम है इनकी 50 लाख की। टोटल इनकम कितनी है? 30 + 40 70, 70 + 20 90, 90 + 50 140 लाख, मतलब 1.4 करोड़। 1.4 करोड़ की इनकी इनकम है, तो सरचार्ज एप्लीकेबल तो होगा भैया, सरचार्ज एप्लीकेबल। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनो, अप टू 2 करोड़ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 करोड़ तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। कोई दिक्कत है 2 करोड़ तक? नहीं है ना, 15% ही तो है 2 करोड़ तक का रेट, है ना। 1 से 2 15 ही तो है 1 से 2 का, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, LTCG 112A पे यहाँ पर कितना परसेंट टैक्स है? 12.5%। लेकिन किस पे? 30 लाख माइनस जो बेसिक एग्जेम्पशन है 1,25,000 की, तो यहाँ पर 30 लाख माइनस 1.25 लाख इंटू 12.5%, ये आंसर आया। ये टैक्स हमें देना है गवर्नमेंट को, इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख हमें टैक्स पे करना है LTCG अंडर सेक्शन 112A पे। और यहाँ पर LTCG अंडर सेक्शन 112 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 12.5% एप्लीकेबल है टैक्स यहाँ पर भी। और यहाँ पर 40 लाख की हमारी इनकम थी, 12.5% 5 लाख। यहाँ पर STCG 111A की बात करूँ, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ अंडर सेक्शन 111A की, तो यहाँ पर 20% एप्लीकेबल टैक्स रेट है। और यहाँ पर 20% के हिसाब से 4 लाख इनकम बनती है। और बैलेंस इनकम पे हम कैसे कंप्यूट करेंगे? स्लैब के हिसाब से कंप्यूट करेंगे। बैलेंस 50 लाख पे हम स्लैब के हिसाब से कंप्यूट करेंगे। वर्किंग नोट 1 पे चलते हैं। अप टू 2.5 लाख कोई इनकम नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख इतनी इनकम 5% पे, क्योंकि 58 ईयर्स है तो फर्स्ट वाला स्लैब लगेगा इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी का। अप टू 5 लाख से ऊपर या फिर 10 लाख तक है तो 1 लाख तक की 1 लाख टैक्स लगेगा, 20% यहाँ पे रेट। और 10 लाख से ऊपर यानी कि कितना था यहाँ पे? 50 लाख था ना बैलेंस, तो 40 लाख का 30%, 40 लाख का 30% इतना ही है ना, हाँ 12 लाख ही है। तो ये टोटल हमारा टैक्स है। यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट के हिसाब से आपको दिखा भी दिया। इसको टोटल करेंगे, टोटल हमारा ये आ रहा है। उसके बाद सरचार्ज, वैसे तो मैंने बाइफर्केशन यहाँ पे दिखा दी है, ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 2 करोड़ तक की इनकम थी। सरचार्ज ऑन 1 2 3 यानी कि ये वाली स्पेशल इनकम जिस पर मैक्सिमम 15% सरचार्ज लग सकता है, वो आएगा यहाँ पे इतना। और यहाँ पर सरचार्ज जो बैलेंस इनकम पर लगेगा 15%, वो है हमारा इतना, ठीक है। दोनों को कंप्यूट करेंगे, प्लस करेंगे दोनों को, इन तीनों को प्लस करेंगे, मतलब टैक्स और सरचार्ज को प्लस करेंगे तो टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा और टैक्स पेबल गवर्नमेंट को इतना होगा। लेकिन गवर्नमेंट को हमेशा यहाँ पे नियरेस्ट ऑफ 10 में टैक्स पे करना होता है। यहाँ पे 62 आ रहा है तो यहाँ पे इसको हम 60 पे कन्वर्ट कर देंगे। देखो 5 तक है तो उसको आप मान लो, 1 मिनट रुको, 11685 ये हमारा मान लो टैक्स पेबल आ रहा है, तो इसको आप कर दोगे
11,680, ठीक है। लेकिन अगर आ रहा है 11,686 तो उसको कर दोगे 11,690, ठीक है। गवर्नमेंट को ऐसे टैक्स पे करना है आपको, मतलब ऐसे डायरेक्ट किसी भी फिगर में नहीं, आपको नियरेस्ट ऑफ 10 में पे करना है, ठीक है, समझ गए। इसलिए मैंने आपको ऐसे लिखा है, ये टैक्स पेबल है गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने बस एक चीज़ चेंज करी है, 50 लाख को 250 लाख कर दिया है, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पर जो जहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किया है, चेंजेस सिर्फ वहीं पर है, चेंजेस सिर्फ वहीं पर है, बाकी कहीं पे चेंज नहीं है। LTCG अंडर सेक्शन 112A जैसे ऊपर मैंने बताया टैक्स कंप्यूट होगा, वैसे ही कंप्यूट हुआ है। 112 में भी वैसे ही कंप्यूट हुआ है। STCG 111A में भी वैसे ही कंप्यूट हुआ है। मैंने फिगर्स भी चेंज नहीं करी है, ठीक है, फिगर्स भी चेंज नहीं करी है। अब यहाँ पर बैलेंस इनकम को वर्किंग नोट के हिसाब से मैंने कंप्यूट कर दिया है, ठीक है। बस यहाँ पे अब 10 लाख से ऊपर यहाँ पे हमें 240 लाख दिखाना है। 240 लाख का 30% यहाँ पर 72 लैक्स है। इनको प्लस करूंगा मैं तो टैक्स टोटल हमारा आ गया 73,12,500। यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। अब मैंने इसको यहाँ पे टोटल किया, इसको मैंने टोटल किया तो टोटल टैक्स हमारा आ गया 85,71,875। इस पर अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो हमने पढ़ा था ना कि मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है, 15%। यहाँ पे टोटल इनकम कितनी जा रही है, 30, 40, 70, 70 प्लस 20, 90, 90 प्लस 250 लाख, 90 प्लस 250 लाख हो गया हमारा 3.4 करोड़। 3.4 करोड़ जा रही है, मतलब ये 5 से 10 वाली लिमिट में आ रहा है। और यहाँ पर 25% सरचार्ज लगता है, लेकिन मैक्सिमम सरचार्ज डिविडेंड पे, LTCG 112A पे, LTCG पे, LTCG यहाँ पर हटा के STCG 111A पे यहाँ पर हमारा मैक्सिमम 15% सरचार्ज लग सकता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP। तो यहाँ पर मैक्सिमम सरचार्ज 90 लाख पे कितना लगेगा, 90 लाख पे कितना लगेगा, मतलब 90 लाख की इनकम पे कितना लगेगा मैक्सिमम सरचार्ज, इन तीनों पे मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा 123 पे, 123 पे मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा 15%, 15% ये आ गया। और यहाँ पर बैलेंस इनकम पे, बैलेंस इनकम क्योंकि हमारी 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, तो इस पर यहाँ पर कितना लगेगा सरचार्ज, 25% के हिसाब से, क्योंकि 2 से 5 की लिमिट में आ रहा है, 2 से 5 की लिमिट में आ रहा है, 25% के हिसाब से सरचार्ज लगेगा। और यहाँ पर सरचार्ज ये आया, यहाँ पे टैक्स प्लस सरचार्ज हमने किया, उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया। और यहाँ पर टैक्स प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस जो हमारा ये अमाउंट है इसको प्लस करके दिस इज द टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट। इसको नियरेस्ट ऑफ 10 में हमने कन्वर्ट करा, ये आ गया 460 लास्ट में, ठीक है ना। तो 1,10,12,460 रुपये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। समझे मेरी बात। मेन फर्क सिर्फ मुझे आपको यहाँ का दिखाना था, यहाँ का दिखाना था, और मुझे कहीं का फर्क नहीं दिखाना था। सिर्फ इस फर्क दिखाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर मेंशन करा है, दोबारा यहाँ पर लिखा है, ठीक है। हाँ तो सुनो भाई लोग, और बहन नहीं बोलूँगा, हाँ क्या वेट कर रहे थे, बोलूँगा मैं आगे। हाँ अब सुनो, एक धमाकेदार कंसेप्ट आ रहा है मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ, सर कौन सी रिलीफ मिल रही है हमें, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिलती। मिलेगी आपको भी, अभी रिलीफ मिलेगी, देखो पेपर देने के बाद मिलेगा वैसे आपको रिलीफ, लेकिन अभी जब तक पेपर अपने नहीं दिए अपने इनकम टैक्स के, आप मार्जिनल रिलीफ से काम चला लो। हाँ तो सुनो, मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल, नहीं मैं ऐसे रुको, मैं डायरेक्टली नहीं, सुनो पेन डाउन। अब सुनो, मान लो मेरी इनकम 50 लाख है और आपकी इनकम है 51 लाख, ठीक है। आपकी इनकम ज़्यादा है, आप खुश हो रहे हो, ये मेरी इनकम ज़्यादा है, यस आप खुश, और मैं उदास, हे भगवान मेरे स्टूडेंट मुझसे आगे निकल गया, बताओ मैं पीछे रह गया, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो फिर क्या हुआ, भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी सुन ली और सरचार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब मैं टैक्स कंप्यूट करूँगा 50 लाख, जब मैं टैक्स 50 लाख पे कंप्यूट करूँगा, कहाँ गया, जब मैं टैक्स 50 लाख पे कंप्यूट करूँगा तो मेरा टैक्स आएगा यहाँ पर इतना, मेरा टैक्स आएगा यहाँ पे इतना, ठीक है। मतलब टैक्स ऐसे कंप्यूट करेंगे स्लैब पे प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आएगा इतना टैक्स। लेकिन जब मैं सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, जब मैं यहाँ पर 51 लाख पे टैक्स कंप्यूट करूँगा तो उस पर सरचार्ज भी आएगा, यहाँ पे सरचार्ज नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये मैंने गलत लिख दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। तो यहाँ पर सरचार्ज भी आएगा, एक आपकी इनकम पे सरचार्ज भी आएगा टैक्स पे, मेरे टैक्स पे कोई सरचार्ज नहीं आएगा, सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन जैसा आएगा। तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब मान लो मेरी इनकम है 50 लाख, ठीक है, और आपकी इनकम है 51 लाख, 51 लाख आपकी इनकम है, ठीक है। और मेरी इनकम यहाँ पे कितनी है, एक मिनट, मेरी इनकम पे टैक्स कितना है, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे ना इससे लिख रहा हूँ मैं फॉर अ मोमेंट। 51 लाख आपकी इनकम है, 50 लाख मेरी इनकम है, इस पे टैक्स कितना है हमारा, टैक्स है मेरे वाले पे
13.65 लाख, ठीक है। 13.65 लाख मेरी इनकम पे टैक्स है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी इनकम पे कितना टैक्स है, यहाँ पे सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करने के बाद 14.76 मान लो, 14.76 फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, अभी मैं इतना ही मान रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 51 माइनस 14.76 मैं अगर कर रहा हूँ तो 36.24। अब 50 लाख को माइनस अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 13.65 लाख से, तो आंसर इज 36.35 लाख। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आप देख रहे हो। तो आपकी तो इनकम कम थी सर हमसे, तो आप ज़्यादा इनकम, आफ्टर टैक्स आपकी ज़्यादा इनकम कैसे बन रही है, समझे। मतलब आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी टैक्स भी बढ़ गया, आपकी इनकम बढ़ी तो आपका टैक्स भी बढ़ गया, और आपका जो नेट इनकम आ रही है आफ्टर पेइंग टैक्स वो मुझसे कम आ रही है, जबकि मेरी इनकम आपसे कम है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी इनकम आपसे कम है, फिर भी टैक्स मैं आपसे कम पे कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी इनकम ज़्यादा बच रही है आफ्टर पेइंग टैक्स, और आपकी इनकम ज़्यादा होने के बाद भी आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, और आपकी इनकम कम बच रही है। आपकी इनकम मुझसे भी कम बच रही है, मेरी इनकम आपसे कम है, फिर भी आपकी इनकम मुझसे कम बच रही है टैक्स पे करने के बाद। ये कौन सा न्याय है। आप ये सोच रहे हो अपने मन में, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, अब हंसो हंसो, अब हंसो, बोल रहे हो ज़्यादा इनकम, भाई हंस, कैसे हंसेगा। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट लाई मार्जिनल रिलीफ, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पर किसी पर्सन की इनकम ज़्यादा है लेकिन उसको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, इसकी वजह से उसकी इनकम उस पर्सन से भी कम हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है, जिस पर्सन की इनकम कम है, जिस पर्सन की इनकम से थोड़ी सी कम है, ठीक है ना। अब सुनो, समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आपको मैंने प्रॉब्लम क्या थी वो समझाने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करा है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। आप सुनो, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर SRK इज 51, क्या है, एक मिनट रुकना यार, कहाँ गया, नहीं मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, मुझे लगा मैंने क्वेश्चन हिसाब से सॉल्व नहीं किया है, रुको, हाँ ठीक है। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर SRK इज 51 लाख, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स ऑन टोटल इनकम देखो, तो यहाँ पे SRK की इनकम है 51 लाख। अब SRK सर अब मुझसे मान लो यहाँ पर कंप्यूट कर रहे हैं, और मुझसे कंप्यूट करके सोच रहे हैं यार ये क्या बात है, मैं शाश्वत से ज़्यादा कमा रहा हूँ, फिर भी मेरे पास इनकम कम बच रही है आफ्टर पेइंग टैक्स। शाश्वत के पास आफ्टर पेइंग टैक्स इनकम ज़्यादा बच रही है मुझसे, इनकम कम कमाने के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने लाया मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ कैसे कैसे चलता है, कैसे काम आता है, तो सुनो क्वेश्चन के हिसाब से हम समझेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने टैक्स कंप्यूट करा, 51 लाख पे, 51 लाख पे जो हमारा स्लैब के हिसाब से टैक्स है वो इतना आता है। सरचार्ज ऐड करा 10% एप्लीकेबल सरचार्ज है 50 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़, और उसके बाद इस पर इन दोनों को सम करके हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो ये टैक्स हमारा आया। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ पर अगर आपकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है, या सुनो, सर मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल ऑन ऑल एसएससी, कोई भी एसएससी हो, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी हो, ठीक है ना। इफ सरचार्ज इज एप्लीकेबल, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो मार्जिनल रिलीफ आप पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, आप पे एप्लीकेबल होगा। और आपको चेक करना है कि आपकी टोटल इनकम थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं है, आपकी टोटल इनकम थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं है, आपकी टोटल इनकम थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं है। किससे ज़्यादा नहीं है, 50 लाख से, 1 करोड़ से, 2 करोड़ से, 5 करोड़ से, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, ठीक है ना। क्योंकि यही रेट है ना, 50 से 1, 1 से 2, 2 से 5 और 5 से ऊपर। अगर आपकी इनकम 50 से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, मतलब 51 लाख हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई 50 लाख से, उस केस में आपको चेक करना है कि आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इनकम किसी और पर्सन से कम हो जाए, जो पर्सन आपसे कम इनकम कमा रहा है आफ्टर पेइंग टैक्स। ऐसा ना हो जाए कि आपकी इनकम किसी और पर्सन से कम हो जाए, जो पर्सन ज़्यादा आपसे कम कमा रहा है, उससे भी आपकी इनकम कम हो गई, मतलब वो टैक्स पे कर रहा है वो पर्सन भी, और वो कम टैक्स पे कर रहा है, और आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना। मतलब देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपकी इनकम ज़्यादा है तो इस वजह से आप पे ज़्यादा टैक्स लग जाए, और इतना ज़्यादा टैक्स लग जाए कि आपकी इनकम उस पर्सन से भी कम हो जाए जो पर्सन यहाँ पर आपसे कम कमा रहा है। ये तो गलत है ना। या तो आप उतना बराबर कर दो, आफ्टर पेइंग टैक्स दोनों की इनकम को बराबर कर दो, लेकिन आप कम नहीं कर सकते हो, ये गलत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कहती है इस चीज़ को हटाने के लिए पहले तो आप इनकम अपनी कंप्यूट करो जो आपकी नॉर्मल बनती है, उसके बाद आप कंप्यूट करो टैक्स ऑन 50 लाख, मतलब टैक्स ऑन 50 लाख आप कंप्यूट करो कितना टैक्स बनता है। हमारा बनता है
13,65,000, ठीक है ना। और उस पर आप जो भी आपकी टोटल इनकम है, जो भी आपकी एक्चुअल टोटल इनकम है, यानी कि 51 लाख, माइनस कर दो 50 लाख को, मतलब जो भी आपका स्लैब है उसको माइनस कर दो। स्लैब है यहाँ पे, स्लैब कितना था, 50 लाख का, ठीक है। 50 लाख से आपकी ऊपर इनकम ऊपर गई तो उसको माइनस कर दो। यहाँ पे 1 लाख आया तो इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो भी लोअर है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो। जो भी लोअर है गवर्नमेंट को वो टैक्स पे कर दो, ठीक है ना। गवर्नमेंट ये कह रही है, गवर्नमेंट ने इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका आपको रिलीफ दे दिया, मतलब गवर्नमेंट ने 1535,820 माइनस 14,65,000 का आपको मार्जिनल रिलीफ दे दिया, यानी कि 70,082,000 का आपको रिलीफ दे दिया टैक्स में, ठीक है ना। 70,820 का आपको रिलीफ दे दिया, 70,820 का आपको रिलीफ दे दिया गवर्नमेंट ने। दिस रिलीफ इज कॉल्ड एज मार्जिनल रिलीफ। जब भी आपकी इनकम सरचार्ज के स्लैब से थोड़ी सी ज़्यादा हो, किसी भी सरचार्ज के स्लैब से, चाहे कंपनी हो आप, चाहे आप फर्म हो, एलएलपी हो, लोकल अथॉरिटी हो, या फिर आप इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी हो, कोई भी हो, अगर आपकी सरचार्ज का जो स्लैब है उससे आपकी इनकम थोड़ी सी ऊपर जा रही है, उस केस में आपको एक बार चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स किसी और पर्सन से कम हो जाए, जब वो टैक्स पे कर दे, ठीक है ना। ऐसा ना होना चाहिए, ठीक है। उस केस में आपको कंप्यूट करना है, और जो भी लोअर है आपका अमाउंट, उस पर आपको टैक्स पे करना है। एक तो टैक्स जो आपने एक्चुअल में पे करा है वो, पहला अमाउंट जो आपने टैक्स पे करा है वो, जो टैक्स पे करना चाहिए आपको वो, या फिर टैक्स ऑन द स्लैब। इस केस में स्लैब था 50 लाख, या फिर आपकी जो टोटल इनकम आपकी है माइनस द स्लैब, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके, समझ गया, मतलब कोई दिक्कत हो बताना मुझे, बताना। इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर आपको चेक करना है इन दोनों में से लोअर कौन है। लोअर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लोअर यही वाली चीज़ थी, तो हमने यहाँ पर इसको नीचे एज इट इज़ लिख दिया, और यही हम गवर्नमेंट को एज इट इज़ पे कर देंगे। रिलीफ हमें मिल गया 72,820 का, ठीक है। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें लोअर किसका चेक करना है, जो हमारी एक्चुअल टैक्स बनता है उसका, जो हमारा एक्चुअल टैक्स बनेगा एक्चुअल इनकम का, उससे हमें चेक करना है पहला वो, और दूसरा जो भी हमारा स्लैब है, उस स्लैब पर कितना टैक्स है, उस स्लैब पर कितना टैक्स कंप्यूट हो सकता है, उस स्लैब पर जो टैक्स कंप्यूट हो सकता है उस टैक्स कंप्यूट करना है। प्लस हमें जो भी हमारी इनकम है उसको स्लैब से माइनस करके देखना है, और यहाँ पर टोटल हमें करना है इन दोनों को करने के बाद, और उन दोनों में से जो भी लोअर है हमें वो गवर्नमेंट को एज इट इज़ पे कर देना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ। इतना में रिलीफ दे दिया गवर्नमेंट ने, MR, ठीक है। अब सुनो, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रिबेट के बारे में, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। तो सुनो, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है अंडर ओल्ड रिजीम, हम ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं ना अभी, तो आपकी इनकम अगर अप टू 5 लाख है, अप इन ओल्ड रिजीम, तो कोई टैक्स नहीं देना, सर नहीं, आप तो कहते हैं 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी एज 60 साल से कम है, और आप छोड़ो 60 साल से कम आपकी एज है तो 2.5 लाख। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और रेसिडेंट इंडिविजुअल भी हो, और आपकी एज 60 साल या उससे ऊपर है इन प्रीवियस ईयर, तब आपको देना है, तब आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख तक आपको वहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन आप तो कह रहे हो यहाँ पे कि 5 लाख तक आपको देना ही नहीं है, तो कंफ्यूज हो गए सर, हम समझ नहीं आ रहा हमें। सुनो, शांति 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 शांति, सुनो। वहाँ पर मैंने आपको ये बोला, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल पर्सन की, तो 2.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख तक, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल, याद रखना, कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक है, जिसकी इनकम 5 लाख तक ही है, 5 लाख तक ही है बस, 5 लाख से 1 रुपये उसकी इनकम नहीं है, सिर्फ वो पर्सन जिसकी इनकम 5 लाख से 1 रुपये भी ऊपर नहीं है, उस पर्सन को कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपये भी हो गई तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, आपके लिए फिर 87A एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। तो सुनो, यहाँ पर दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी नेट टैक्सेबल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 5 लाख, देन इन दैट केस उसको एग्जेम्पशन मिलेगी कितने की, 100% ऑफ टैक्स पेबल, या फिर 12,500, विच एवर इज लोअर। 12,500 कैसे आया ये फिगर, यहाँ पे आया अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है, और 2.5 लाख से 5 लाख कितना 5% टैक्स है, तो 2.5 लाख पे इन्होंने 5% टैक्स कंप्यूट करा तो आया 12,500, ठीक है, 12,500, ठीक है, यहाँ पर आया। तो ऐसे यहाँ पे 12,500 आया है, ठीक है। तो इनका लोअर, मान लो आपकी इनकम 4 लाख है, तो 4 लाख पे 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता, तो 1.5 लाख पे 5% कितना हुआ आपका, 5%, तो यहाँ 750 आ गया, मतलब 7,500 आ गया, और यहाँ पे
12,000, 12,500, विच एवर इज लोअर, यहाँ पे क्या है ये है, तो इतने की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, इतने की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अब सुनो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A शैल बी कंसीडर्ड बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालने से पहले जो आप टैक्स निकालोगे उसी टैक्स पे रिबेट मिलेगा आपको, ठीक है ना। दैट टैक्स अमाउंट शैल बी बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वैसे भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हम आफ्टर टैक्स ही तो निकालते हैं यार, कैसी बात है। ठीक है, अब सुनो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ LTCG 112A। वहाँ पे एक एग्जाम्पशन ऑलरेडी दी हुई है 1.25 लाख की, उसके अलावा यहाँ पे रिबेट की बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी अंडर LTCG 112A में। ठीक है, अब सुनो एग्जाम्पल क्वेश्चन, यहाँ पर 2 लाया हूँ मैं आपके लिए। मिस्टर SP, कहाँ गया ये मेरे पेन, मिस्टर SP, मैं शाश्वतपुरी, जिसकी एज है 22 साल, हाँ मैं 22 साल का हो गया हूँ, बहुत बुरा लगता है बोलते हुए बट हो गया हूँ। जिसकी नेट टैक्सेबल इनकम है 4.5 लाख, ज़्यादा मैं अमीर नहीं हूँ, तो 4.5 लाख मेरी इनकम है। तो यहाँ पर टैक्स ऑन 4.5 लाख इस 10,000। ठीक है, और रिबेट इस पर कितनी मिलेगी, क्योंकि मेरी टोटल इनकम यहाँ पर मैं रेजिडेंट भी हूँ और इंडिविजुअल भी हूँ, और टोटल इनकम मेरी 5 लाख से कम है, 5 लाख या उससे कम है, 4.5 लाख है। तो इस पर मुझे कितनी रिबेट मिल सकती है। टैक्स पेबल मेरा कितना है 10,000, 4.5 लाख पे कितना टैक्स पेबल है, मतलब तुम करो यहाँ पे 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो 2 लाख पे 5% कितना है हमारा, 10,000 ही आया। 2 लाख पे 5%। ठीक है, 10,000 या 12,500, विच एवर इज लोअर क्या है 10,000 है। इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसका रिबेट मिल जाएगा, यहाँ पे नील आया। टैक्स पे ही तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, जब टैक्स है ही नहीं तो यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगेगा, और इसके चक्कर में गवर्नमेंट को नेट टैक्स पेबल शेल बी नील। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर मिस्टर SP अगेन, मैं 22 साल की इनकम है, मैंने लॉटरी खेला मैं जीत गया, 90,000 की मेरी इनकम हुई। ठीक है, अब सुनो, लॉटरी पे 30% का टैक्स है 115BB में, 115BB में 115BB में 30% का टैक्स है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग यहाँ पे, और हॉर्स रेस वगैरह 30% का टैक्स है कैसीनो वगैरह पे। तो 90,000 का 30% हमारा 27,000 हुआ है, 30% 27,000 हुआ है, 27,000 हमारा टैक्स आया है। और यहाँ पर रिबेट किस पे एप्लीकेबल नहीं था, LTCG 112A पे। बाकी सारी इनकम पे रिबेट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर टैक्स पेबल यहाँ पे कितना है 27,000 रुपये, लेकिन 27,000 से मैक्सिमम रिबेट कितने का अलाउडेबल है 12,500 रुपये का। तो यहाँ पे मुझे कितने का मिलेगा 27,000 का, 12,500 का रिबेट, 12,500 का रिबेट मुझे यहाँ पे मिलेगा, विच एवरेज लोअर का मिलेगा। तो टैक्स मुझे कितना पे करना पड़ेगा 14,500 रुपये, और इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स अमाउंट है। टैक्स के ऊपर क्या लगता है, सेस लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगेगा हेल्थ एजुकेशन सेस, इसको ऐड करो, और यहाँ पर ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो गवर्नमेंट को पे कर दो, समझ गए रिबेट का कंसेप्ट इन ओल्ड रिजीम। अब आगे डीम्ड इनकम पे आता हूँ। डीम्ड इनकम कुछ ऐसी इनकम है जो मान ली जाएगी आपकी इनकम है, सर हम तो चाहते हैं हमारी इनकम मान ली जाए। सुनो तो अभी आपको समझ आएगा, आप नहीं चाहोगे कि यह मान ली जाए आपकी इनकम। हाँ सुनो, हाँ अब सेक्शन 68 से सेक्शन 69D तक, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, ये सेक्शन 68 से 69D तक, ठीक है ना। इसको बोलेंगे डीम्ड इनकम होता है अंडर सेक्शन 115BBE, ठीक है ना, BBE फ्रॉम सेक्शन 68 टू सेक्शन 69D। यहाँ पर कैसे टैक्स एप्लीकेबल है, टैक्स सुनो, अब आपको मजा आ जाएगा। सुनो टैक्स सुनो, अगर गवर्नमेंट ने बोला ना कि आपकी डीम्ड इनकम है, तो आपको पता है कितना टैक्स लगेगा आपके ऊपर, 60% फ्लैट टैक्स, उसके ऊपर सरचार्ज, उसके ऊपर यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऐसे कर दूँ इसको, हाँ 60% का 25%, 60% प्लस 25% प्लस 4% इन दोनों पे 78% इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा। 60 प्लस 25% प्लस यहाँ पे कैलकुलेटर तो करना 4%, यहाँ पर एक और 60 प्लस 25% प्लस 4%, दिख रहा होगा आपको 78% यहाँ पे आ रहा है, 78%, राइट। तो इफेक्टिव टैक्स रेट इज 78%, यहाँ पे 78% टैक्स देना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी डीम्ड इनकम है, और अगर आप इन कंडीशंस पे आ गए, ठीक है, तो आप चाहोगे कि आपकी डीम्ड इनकम मानी जाए कोई चीज़, आप चाहोगे नहीं नहीं भाई मत मानो मेरी इनकम, तुम मत मानो, 22% के लिए इनकम मानू है, तो चलो 22 मतलब 100 माइनस दिस 22% बचा ना नेट आपके पास। इतना तो टैक्स होता है, जितना टैक्स होता है उससे ज़्यादा तो आप ले रहे हो। सुनो सेक्शन 68 कैश क्रेडिट्स, ठीक है ना, वेयर एनी सम इज क्रेडिटेड, मतलब सुनो पहले बता देता हूँ, कोई भी मान लो ऐसा सम है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, जो कि आप कोई भी कैश है, कोई भी अमाउंट है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, और आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन है
जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही ऑफिसर को, जो ऑफिसर है इनकम टैक्स में उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही, तो उस केस में वो मान लेगा कि डीम्ड इनकम है आपकी, उस केस में वो मान लेगा आपकी डीम्ड इनकम है। आप बता ही नहीं पा रहे कहाँ से इनकम आई है, या फिर आप बता रहे हो तो सही तरीके से आप नहीं बता पा रहे, या फिर ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही वो चीज़, तो वो डीम्ड इनकम मान लेगा आपकी, और आप पे 78% इफेक्टिवली टैक्स लग जाएगा अंडर सेक्शन 115 अंडर सेक्शन 115 सॉरी 115 BE, हाँ 115 BE, ठीक है ना। अब वेयर एनी सम इज क्रेडिटेड इन योर बुक्स, इन द बुक्स ऑफ SSC, आगे हम ए बोलेंगे इसको, एंड नो एक्सप्लेनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग नेचर एंड सोर्स ऑफ सच इनकम, or explanation is not satisfactory which has been provided by SSC to assessing officer, then in that case the sum which has been credited will be treated as deemed income of the SSC in that previous year, जो मैंने आपको बात बताई, ठीक है ना। अब सुनो, अब मान लो कोई आपको लोन या बोरिंग मिला है, आपने लोन या फिर बोरिंग में पैसे लिए हैं, पैसे लिए, ये क्या होता है, लोन एंड बोरिंग मिला है, गलत बोल दिया मैंने, आपने लोन एंड बोरिंग में किसी से पैसे लिए, मतलब आपने मान लो मुझसे पैसे लिए हैं, शर्माने वाली कोई बात नहीं है इसमें, मुझसे आपने पैसे लिए हैं, पैसे मेरे पास है नहीं, तो चलो मैं आपको पैसे थोड़ी दे देता हूँ, ये आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप 500 रुपये का आपने मुझसे लोन लिया, मैंने आपको दे दिया। अब असेसिंग ऑफिसर आया आपके अकाउंट में, मान लो चेक है, ये चेक मैंने आपको दे दिया, आपने डाला 500 रुपये आपके बैंक में आ गए, कहाँ से आई, कहाँ से आए, असेसिंग ऑफिसर कह रहे हैं कहाँ से आए, शाश्वत ने दिए आप कह रहे हो, आप असेसिंग ऑफिसर मेरे पास आया, 500 रुपये तूने कहाँ से कमाए, मेरे पसीने आ गए, मुझे तो नहीं पता मैंने कहाँ से कमाए। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ना, जिसने लोन दिया है, जिसने 500 रुपये दिए हैं, जिसने 500 रुपये दिए हैं उसके भी एक्सप्लेनेशन अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ना, तो असेसिंग ऑफिसर मान लेगा कि आपकी जिसने लोन लिए है उसकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है ना। अब सुनो, वेयर एनी सम सो क्रेडिटेड बाय वे ऑफ लोन या फिर बोरोइंग एंड नो एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड बाय SSC एंड सॉरी वेयर एनी सम इज क्रेडिटेड एज लोन और या फिर बोरोइंग and explanation offered by SSC shall not be considered as satisfactory if the person in whose name the credit is recorded, मतलब मेरे नाम पे, is not अगर मैंने भी सही से मतलब सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दी नेचर और सोर्स की 500 रुपये की, नेचर और सोर्स की 500 रुपये की, तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी भी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आपकी भी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है SSC, ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है ना, समझे। अब आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी है, मान लो आपकी कंपनी है, मैंने यहाँ पे आपको पैसे दिए, मुझे शेयर खरीदने हैं, मैंने पैसे दिए, लेकिन आपकी प्राइवेट कंपनी की एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानी जाएगी अगर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँ कि मैंने 500 रुपये कहाँ से लाए, ठीक है ना, समझे। एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय प्राइवेट कंपनी फॉर द सम क्रेडिटेड इन द बुक्स एज एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम shall be deemed to be not satisfactory if registered person, यानी कि मैं, in whose name such credit is recorded, मेरे नाम पे ही रिकॉर्ड हुआ होगा, मैंने पे कर रहा है, does not offer sufficient explanation of nature and source, ठीक है ना। ये क्या मैंने लाल और ये करा हुआ है, एक मिनट रुकना, ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो मान लिया जाएगा आपकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ बोरोइंग, तो इसको बोलेंगे कैश क्रेडिट, इन केस में ये मान ली जाएगी आपकी डीम्ड इनकम, कहाँ गया, इन केस में मान ली जाएगी आपकी डीम्ड इनकम, ठीक है। सुनो अब सेक्शन 69 एक सेकेंड, हाँ, सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी है जिसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, या फिर आप एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हो लेकिन सही से नहीं दे पा रहे, ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही, तो उसको आपकी मान ली जाएगी डीम्ड इनकम, ठीक है। वेयर इन प्रीवियस ईयर SSC मेड सम इन्वेस्टमेंट विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स and no explanation is provided regarding nature and source of such investment, or explanation is provided but not satisfactory to the assessing officer, यानी कि AO, in that case value of investment shall be taxed as deemed income 78% के हिसाब से of the SSC and shall be deemed that SSC has earned that income in the previous year, ठीक है, ओके। आगे सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी या फिर एसेट है आपके पास, ठीक है, आप नहीं दे पा रहे इसकी एक्सप्लेनेशन, तो कहाँ से आई, तो बैलेंस जो भी अनएक्सप्लेन्ड मनी है या फिर अनएक्सप्लेन्ड एसेट है जो आपने खरीदे हैं वो आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। सिमिलर केस है यहाँ पे भी, वेयर इन प्रीवियस ईयर SSC इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ द मनी और अदर वैल्यूएबल एसेट, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी और बुलियन, यहाँ पर बुलियन मतलब होता है कि कैसे समझाऊँ, ईट, गोल्ड की ईट होती है ना, गोल्ड का पत्थर, वो जो होता है ना गोल्ड ब्रिक, उसको बोलते हैं बुलियन, ठीक है। And no explanation has been provided by the SSC regarding nature and source
or the explanation is not satisfactory in the eyes of AO, in that case value of investment in money or other valuable article shall be deemed to be the income of the SSC in the previous year. ठीक है, in the previous year. अब आगे बढ़ते हैं. सिंपल है, इसको समझाने की और मुझे नीड नहीं लग रही हो तो आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा. कोई मैं समझाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ. मैं आप परेशान होना चाहता हूँ, मुझे आप जितना परेशान करो मेरे लिए उतना वो कम है. मैं परेशान होना चाहता हूँ और बहुत अच्छे से होना चाहता हूँ आपसे. ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ. सेक्शन 69B, अमाउंट of investment not fully disclosed in the books of account. Amount of investment not fully disclosed in the books of account. Amount of investment not fully disclosed in the books of account. आपने इन्वेस्टमेंट तो किया है लेकिन आपने फुली डिस्क्लोज नहीं किया इन्वेस्टमेंट को. आपने मतलब बोला कि हम डिस्क्लोज कर देते, पूरा नहीं डिस्क्लोज करते. गवर्नमेंट पागल थोड़ी ना, पता तो लगे ही जाएगा गवर्नमेंट को कभी ना कभी. तो उस केस में जो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है उसको आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी. डीम्ड इनकम मान ली जाएगी. ठीक है ना. Where in previous year SSC is found to be the owner of the bullion jewelry या फिर other valuable asset and AO finds, मतलब assessing officer finds that amount spent is more than the amount recorded. मतलब आपने अमाउंट जो स्पेंड किया 100 रुपये किया है फॉर एग्जाम्पल और रिकॉर्ड आपने 50 रुपये किया है in the books of account and explanation is not satisfactory in the eyes of AO. In such case the excess amount shall be deemed to be the income of the SSC in the previous year. आपकी वो डीम्ड इनकम मान ली जाएगी. 78% पे टैक्स, 60 + 25 + 4% इस पे टैक्स दो, 78% इफेक्टिवली. ठीक है, अब आगे सेक्शन 69 सब सेक्शन सी. क्या बोल रहा हूँ मैं, सेक्शन 69C ऐसे बोलना है बस. अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर. सर अभी तक तो आप इनकम की बात करते, खर्चा कहाँ से आया? सुनो, अब आपने कोई खर्चा भी कर दिया, खर्चा करने के लिए भी क्या चाहिए? इनकम चाहिए. तो खर्चा करने की इनकम कहाँ से आई ये तो बताओ. ठीक है, वेयर इन द प्रीवियस ईयर SSC हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर एंड नो एक्सप्लेनेशन has been provided regarding the nature and source of such expenditure or explanation is not satisfactory in the eyes of AO, then such unexplained expenditure shall deem to be the income of the SSC in the previous year and shall not be allowed as deduction and also shall not be allowed as deduction. सुनना, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ और ध्यान से सुनना. And such expenditure shall not be allowed as deduction in any head of the income. जो हमने ऊपर हेड पढ़ी, डोरेमोन ने जो इनकम कमाए बिजनेस से, हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से या फिर अदर सोर्स में या फिर कैपिटल गेन में, इनमें से कहीं पे भी डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको इस अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर की. ठीक है ना. जब हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ठीक है ना. तो यहाँ पर बोला है हमें कि कोई आपने एक्सपेंडिचर किया है तो एक्सपेंडिचर करने के लिए भी तो इनकम चाहिए ना भाई. इनकम कहाँ से आई वो वाली? अगर आपने उसकी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो अभी आपकी एक्सपेंडिचर भी आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी. 100 रुपये आपने खर्च करे जिसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे आपने कैसे खर्च करे, तो वो भी आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी. ठीक है ना. यहाँ पर सेक्शन 69D लास्ट है हमारा. अमाउंट बोरोड या फिर रीपेड ऑन हुंडी. ठीक है, वेयर एनी अमाउंट बोरोड और ऑन हुंडी एंड और एनी अमाउंट इज ड्यू एंड इज रीपेड अदर देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, यानी कि ऑनलाइन या फिर ऑन रिकॉर्ड्स बैंक के ट्रांजेक्शन के अलावा अगर आप किसी अदर वे में आप रीपे कर रहे हो, कैश में फॉर एग्जांपल आप रीपे कर रहे हो, देन सच अमाउंट बोरोड और सच अमाउंट रीपेड शैल बी डीम टू बी इनकम. मतलब पे करना है तो भाई इसी वे में करो. कैश वैश में अगर आप पे करोगे तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी. अगर आप कैश में रीपे कर रहे हो या फिर कैश में आप बोरो कर रहे हो तो आपकी इनकम मान ली जाएगी. ठीक है, आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी. 78% पे आपको टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, ये हमारी होगी डीम्ड इनकम. डीम्ड इनकम शैल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 115BBE. इस पे 78% इफेक्टिव टैक्स रेट लगता है. दिस इज फ्रॉम 68 टू 69D. ठीक है ना. 1 2 3 4 5 6 केसेज हैं टोटल. ठीक है, यहाँ पे डीम्ड इनकम के. अब आगे मैंने ऊपर आपको एक बात बताई थी, अगर आपने ध्यान से सुनी हो, ऑफकोर्स सुनी होगी, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो तभी आप यहाँ तक भी आए हो, कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स हमें असेसमेंट ईयर पे देना होता है. प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स हमें असेसमेंट ईयर पे देना होता है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी है जब प्रीवियस ईयर की इनकम पे आपको टैक्स प्रीवियस ईयर पे ही देना पड़ता है. ठीक है, वो कुछ केसेस है जो गवर्नमेंट, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. डीम्ड इनकम और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कौन सी ऐसी इनकम है जिस पे टैक्स हमें प्रीवियस ईयर पे ही देना है, प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करके प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना है. क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है. मेरे एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन. ठीक है, अब सुनो,
यहाँ कुछ इनकम है जिस पर आपको, कुछ केसेस है जिन पर आपको इनकम अगर अर्न हुई है तो प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स पे कर देना है। प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स पे कर देना है, आपको असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना है कि अगले साल टैक्स पे करूंगा, अगले साल नहीं उसी साल टैक्स पे कर दो, गवर्नमेंट कह रही है। सबसे पहला केस है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, यहाँ पर अगर कोई शिप आ रही है एनआर की जो कैरी कर रही है, नॉन रेसिडेंट की जो कि कैरी कर रही है पैसेंजर को, लाइफ स्टॉक को, मेल को या फिर गुड्स को फ्रॉम इंडियन पोर्ट and that ship shall be allowed to leave the port only when the tax is paid। सुनो, कोई नॉन रेसिडेंट है, शिप का बिजनेस कर रहा है, अगर वो इंडिया में आ रहा है, इंडिया से पैसेंजर उठा रहा है फॉर एग्जांपल इंडियन पोर्ट से, तो उसको बोल रही है गवर्नमेंट कि आप जब पोर्ट लीव कर रहे हो ना उससे पहले आप टैक्स पे करो, क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट हो, आप चले जाओ, पता लगे वापस ही ना हो, हम अगले साल का वेट करें, अगले साल आप बोलो टाटा बाय बाय, हमारा तो टैक्स का लॉस हो गया ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट शिपिंग बिजनेस में जो इन्वॉल्व है, जो नॉन रेसिडेंट, उसको बोलती है कि आप इसी साल में टैक्स पे करो, इसी साल में इनकम कमा के इसी साल में टैक्स पे करो, अब अगले साल का वेट नहीं करेंगे, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सन लिविंग इंडिया, कोई डाउट हो मुझसे पूछना, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू हैव योर डाउट्स एंड वेरी मच इंटरेस्टेड टू सॉल्व देम टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज। अब सुनो आगे। पर्सन लिविंग इंडिया वेयर इट अपेयर्स टू द एओ, कोई पर्सन की कोई इंडिविजुअल इंडिया छोड़ने वाला है और उसका इंटेंशन नहीं है वापस आने का, देन इनकम फॉर दैट पीरियड अप टू द प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर शैल बी टैक्स्ड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। कोई पर्सन है जो इंडिया छोड़ के जाने वाला है, कोई पर्सन है जो इंडिविजुअल है जो इंडिया छोड़ के जाने वाला है, अब वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, उसको कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने का, एओ को ऐसा समझ आ रहा है, तो एओ बोल सकता है कि जो भी तेरी इनकम है ना अप टू द डेट ऑफ डिपार्चर अभी पे करके जा, तू हम तेरा वेट नहीं करेंगे अगले साल का, तो निकल गया, बता लगे वापस ही ना है, टैक्स कभी हमारे पास आया ही नहीं, हमारा तो लॉस हो गया। ठीक है, तो उसको बोल सकती है प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर दे तू, तो ठीक है, ओके। अब कोई ईओपी है, कोई बीओआई है, कोई एजेपी है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी थी, जो किसी पर्टिकुलर पर्पस या किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनी थी, वो इवेंट हो गया, तो उस इवेंट के होने के बाद गवर्नमेंट कह सकती है तो उसी साल में टैक्स पे कर दे। इवेंट प्रीवियस ईयर में हो गया तो प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर दे। अब तेरा जब खत्म ही हो गया पर्पस, तो अगले साल का क्यों वेट करें हम फालतू में। अब सुनो, एओ एप्रीहेंड्स दैट एओपी बीओआई या फिर एजेपी इज लाइकली टू डिजॉल्व इन द सेम ईयर, प्रीवियस ईयर इसको बोलते हैं हम, प्रीवियस ईयर, देन एओ कैन मेक असेसमेंट ऑफ इनकम मतलब टैक्स कंप्यूट कर सकती है एओ अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। अगर प्रीवियस ईयर में वो खत्म हो गया, उसका बिजनेस डिसॉल्व हो गया, तो प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर दो। ठीक है, अगले साल का क्यों वेट करें हम। अब पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स, देखो हम वैसे तो इसको आगे पढ़ेंगे, मान लो कोई ऐसा केस है जिसको किसी प्रॉपर्टी को मान लो ट्रांसफर करने से, अगर प्रीवियस ईयर में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे कोई पर्सन, उसकी वजह से हो सकता है उसको कोई टैक्स बच रहा हो, कोई एग्जेम्पशन हो रही है और ये को दिख रहा है कि ये हरकत करने वाला है, तो ये क्या करेगी, ये बोल सकते हैं कि नहीं तो भाई उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर तू इस प्रॉपर्टी पे, प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर तू इस चीज़ पे, इस प्रॉपर्टी पे जो इनकम है उस इनकम पर तो प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर दे, हमें तेरी हरकत का अंदाजा लग गया तू करने वाला है ऐसी कोई हरकत। तो सुनो, इफ इट अपेयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट पर्सन इज लाइकली टू चार्ज, sell, transfer, dispose of his assets to avoid the payment of tax, then total income of such person shall be taxed in previous year itself। ठीक है ना, कोई ऐसी हरकत करने वाला है कोई पर्सन जिस हरकत की वजह से उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है, जो कि ऑफ कोर्स वो करेगा। ठीक है, तो ये बोल सकती है कि भाई तू हरकत करने से पहले मुझे वो टैक्स पे कर दे प्रीवियस ईयर के अंदर, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे कि तूने हरकत कर दी, टैक्स हमें अब देना ही नहीं पड़ेगा, कि टैक्स तुझे हमें देना ही ना पड़े। ठीक है, समझे मेरी बात, आगे बढ़ता हूँ। कोई बिजनेस खत्म हो गया, कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड, इनकम अप टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर मे बी टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है तो एओ बोल सकता है कि भाई तू इसी साल टैक्स पे कर दे, डिसकंटिन्यू हो गया है तेरा बिजनेस, क्यों अगले साल का वेट करो, मान ले तू इंडिया छोड़ दे, कुछ कर दे तू, अब हम क्या करेंगे, या तेरे पास पैसे खत्म हो जाए तो पैसे सारे खर्च कर दे, ठीक है, फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो एओ कहती है कि तू अगर तेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ है तो शायद हम तो को ऐसा बोल दे कि तू इसी साल में टैक्स पे कर दे, प्रीवियस ईयर में टैक्स पे कर दे, डू नॉट वेट फॉर असेसमेंट ईयर टू पे द टैक्स। ठीक है, ये कुछ केसेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब सुनो, मैंने आपको अभी तक जो भी बताया ओल्ड रिजीम के हिसाब से बताया, अब मैं आपको न्यू रिजीम की बात बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम। ये ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम है, ठीक है ना। न्यू रिजीम में स्लैब रेट सबके लिए सेम है, इंडिविजुअल एचयूएफ, ये एप्लीकेबल किसके लिए है, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई या फिर एजेपी, सबके लिए स्लैब रेट सेम है, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या फिर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, ठीक है, मतलब या फिर आप सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए सेम है। यहाँ पर अगर आपकी इनकम अप टू 3 लाख है, यहाँ पर नील रेट का टैक्स है, मतलब कोई टैक्स नहीं देना आपको। 3 लाख से ऊपर अप टू 7 लाख है 5% टैक्स, 7 लाख से ऊपर अप टू 10 लाख 10% टैक्स, 10 लाख से ऊपर अप टू 12 लाख 15% टैक्स, 12 लाख से ऊपर अप टू 15 लाख 20% टैक्स, और 15 लाख से ऊपर
30% टैक्स, ठीक है ना। ये फाइनेंस एक्ट 2024-25 का रेट है, अभी दोबारा चेंज हुआ है, जो इस बार आपके एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब सुनो, ये हमारा स्लैब है, ये हमारा स्लैब है अंडर न्यू रिजीम, और इस बार भी जो चेंज हुआ है ना, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो चेंज न्यू रिजीम के अंदर हुआ है, ओल्ड रिजीम वैसे ही चल रहा है, ठीक है। न्यू रिजीम के अंदर चेंजेस हुए हैं। ये स्लैब अब हम इस स्लैब के इस असेसमेंट ईयर में हम इस स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे, लेकिन अगले असेसमेंट ईयर में हम जो फाइनेंस एक्ट 2025 का स्लैब है, जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ अंडर न्यू रिजीम, उसके हिसाब से टैक्स पे करेंगे, ठीक है ना। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 10%, 15%, 25%, अप टू 1 करोड़, अप टू 2 करोड़, अप टू यहाँ पर 2 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर, और यहाँ पर 37% एप्लीकेबल नहीं है। 2 करोड़ से ऊपर जितना भी हो 25% एप्लीकेबल है, 25% एप्लीकेबल है, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन से एप्लीकेबल है 4% यहाँ पर भी, ठीक है। और स्पेशल इनकम जो LTCG 112A, LTCG 112, STCG 111A, 115BB, 115BBE, ये सारे जो इनका एप्लीकेबल रेट है उसी के हिसाब से टैक्स पे होगा, ठीक है। ये न्यू रिजीम की बात मैंने आपको बता दी, ये रेट है। दोनों में से जो बेनिफिशियल हो वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक बात यहाँ पे नहीं बताई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपने सुना होगा। ये आपको बहुत ल्यूक्रेटिव लग रहा होगा, ये वाली स्कीम आपको ऊपर वाली से बेटर लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे रेट थोड़े कम है, ठीक है ना। और यहाँ पर सरचार्ज भी 37% के भी 25% के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने आपको ये स्कीम भी, ये मैंने आपको न्यू स्कीम आपको पूरी नहीं बताई, न्यू रिजीम आपको पूरी नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स जो आपको दूसरे हेड्स ऑफ इनकम में मिलते हैं, वो यहाँ से आपसे छीन लिए गए हैं, आपसे छीन लिए गए हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या छीना गया है मैं आपको कैसे समझाऊँ, आपको अभी नहीं समझा सकता, क्योंकि आपने वो हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा ही नहीं है। जब आप पढ़ोगे तब उसमें आप उस बेनिफिट के बारे में पढ़ोगे, उस डिडक्शन के बारे में पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब डिडक्शन आपने पढ़े नहीं, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ये चीज़ आपको बेनिफिट आपसे छीन लिया जाएगा, आपको मैं यहाँ इतना बता दूँ, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपके ऊपर से बात जाएगी। तो मैं पहले आपको हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाऊंगा, डिडक्शन पढ़ाऊंगा, और भी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एंड ऑल। फिर मैं एक बार यहाँ पे दोबारा आऊँगा, यहाँ पे दोबारा आऊँगा इस जगह पे, यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बेनिफिट्स आपसे न्यू रिजीम में छीन लिए जाएंगे, और अगर आप इन बेनिफिट्स के छीनने पे कोई दिक्कत नहीं है आपको, तब आप यहाँ पर आओ न्यू रिजीम में, अदरवाइज आप ओल्ड रिजीम में टैक्स पे करते रहो, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आपको ये वाला बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, तो काफ़ी सारे बेनिफिट जो आगे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं डिडक्शन के रूप में, AMT के रूप में, या फिर AMT के रूप में यहाँ पे, या फिर आपके दूसरे हेड्स ऑफ इनकम में कुछ बेनिफिट्स होंगे, वो बेनिफिट आपसे छीन लिए जाएंगे। कौन कौन से बेनिफिट्स छीने जाएंगे, कौन कौन से नहीं छीने जाएंगे, वो समझने के लिए पहले हमें हेड्स ऑफ इनकम तो पढ़ने पड़ेंगे, डिडक्शन तो पढ़नी पड़ेगी, राइट। इसीलिए मैं आपको अभी यहाँ नहीं बता रहा, यहाँ पे हमें दोबारा आएंगे वो सारे हेड्स ऑफ इनकम वगैरह पढ़ने के बाद। अभी मैंने बस आपको यहाँ पर रेट बता दिया है, स्लैब्स बता दिए हैं, और सरचार्ज के रेट बता दिए, यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बता दिया, स्पेशल इनकम के बारे में बता दिया जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एग्जाम में मान लो कोई प्रैक्टिकल आपका एग्जाम है अभी रिसेंट में, और आपसे टीचर कह रही है कि न्यू रिजीम के हिसाब से कंप्यूट करो, तो आप ये स्लैब के हिसाब से कंप्यूट कर देना, ठीक है। स्लैब मैंने इसलिए आपको बता दिया, कम से कम आपको स्लैब बता दूँ मैं, मेरा ये मोटिव था। आगे बढ़ता हूँ, हमने रिबेट पढ़ा अंडर ओल्ड रिजीम। अब मैं आपको बताऊँ, रिबेट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2024 रिबेट पहले नहीं था न्यू रिजीम में, अब फाइनेंस एक्ट 2024 से रिबेट न्यू रिजीम में भी इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। पहले सिर्फ ओल्ड रिजीम में रिबेट था, अब न्यू रिजीम में भी रिबेट आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख है, अप टू 7 लाख है, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, मतलब 7 लाख या उससे कम इनकम है ना, तो आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, और अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम इस अप टू 7 लाख, मतलब 7 लाख या 7 लाख से कम है, तो आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, ज़रूरत ही नहीं है। और आपको बेनिफिट कितने का मिलेगा, 100% ऑफ टैक्स पेबल, या फिर 25,000, विच एवर इज लोअर। और यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ भी एप्लीकेबल है। अब एक बात सुनो, क्या जब मैंने आपको ऊपर रिबेट पढ़ाया 87A में अंडर ओल्ड रिजीम, क्या वहाँ मार्जिनल रिलीफ थी? नहीं थी। यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ भी है। अगर मान लो आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है, बट आपकी इनकम 7,22,220 रुपये से ऊपर नहीं है, 7 लाख से ऊपर है लेकिन 7,22,220 रुपये से ऊपर नहीं है, तो आपको यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 22,220 रुपये पे करने हैं। उससे ऊपर आपको टैक्स पे ही नहीं करना, मतलब मान लो आपका इनकम हो रही है, आपकी इनकम मैं कितनी बोल दूँ, आपकी इनकम बोल लो, मानो 7,10,000 मान लो, 7,10,000 आपकी इनकम है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको मैं इस पेन से लिख देता हूँ ना, एक बार ये हट जाएगा बार बार। 7,10,000 आपकी इनकम है, ठीक है। अब आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है, तो आप पे रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होगा। इसके हिसाब से आपको यहाँ पे 3 लाख से ऊपर आपको टैक्स पे करना है, 3,10,000 पे आपको टैक्स पे करना, नहीं सॉरी,
4,10,000 पे आपको टैक्स पे करना है 5%। यहाँ पे टैक्स आपका आ गया 5% के हिसाब से 20,500 रुपये, ठीक है। लेकिन आपकी इनकम इज़ अप टू 7,22,220, राइट। तो यहाँ पर टैक्स पेबल आप देखो, यहाँ पर आपको टैक्स पेबल कितना बन रहा है आपका 20,500, ठीक है। 20,500 बन रहा है यहाँ पर आपका टैक्स पेबल। लेकिन यहाँ पर आपको रिबेट कितना मिल सकता है, सॉरी मार्जिनल लीफ कितना मिल सकता है, मैं इसको इधर करूँ, मार्जिनल लीफ कितना मिल सकता है आपको सेकंड नेट टैक्सेबल इनकम, यानी कि 7,10,000 माइनस 7 लाख, कितना है हमारा ये 10,000। मतलब आपको कितना पे करना है, आपको इतना लोअर पे करना है इन दोनों का। तो आप 10,000 गवर्नमेंट को पे कर दो, 10,000 गवर्नमेंट को यहाँ पे पे कर दो आप, ठीक है। ये पे नहीं करना, ये पे कर दो, ठीक है ना। मतलब अगर आपकी इनकम इज नॉट मोर देन 7,22,220, इन दैट केस आप गवर्नमेंट को जो है डायरेक्टली नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 7 लाख पे कर दो। समझे मेरी बात। मैंने इसको बहुत फास्टली बताया है, हो सकता है आपको नहीं समझ आया हो सकता है, मुझे लगता है वैसे नहीं समझ आया हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो मेरी तरह स्लो हो सकते हैं, मैं भी बहुत स्लो हूँ, उनको हो सकता है दिक्कत आई हो, तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। बिकॉज ये वन शॉट सीरीज़ है, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है, मुझे जल्दी बताना है, जल्दी समझाना है। वन शॉट सीरीज़ फिर किस काम की, राइट। मार्जिनल लीफ मतलब आपको मैं इतना बता दूं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A ओल्ड रिजीम में नहीं मिलती, लेकिन रिबेट अंडर सेक्शन 87A न्यू रिजीम में मिलती है। और ये फाइनेंस एक्ट 2024 से इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे पहले यहाँ पे ना रिबेट था ना मार्जिनल लीफ थी, ठीक है ना। बस आपको ये बता दिया, दोबारा बोल रहा हूँ, मार्जिनल लीफ ओल्ड रिजीम में नहीं मिलती, अंडर रिबेट और इन रिबेट मार्जिनल लीफ न्यू रिजीम में मिलती है, ठीक है, समझे। यहाँ पर इतना ही था हमारा वन शॉट सीरीज़ में। आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स में, इसके बाद वन शॉट सीरीज़ में कुछ अभी है नहीं, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स में। अब इसके बाद मैं जो लाने वाला हूँ वन शॉट सीरीज़ आपके पास, वो लाने वाला हूँ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा जाने की। और जाने से पहले आपको यही बोलूँगा, अच्छे से पढ़ो, ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई हो वीडियो, और आपको बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा हो इनकम टैक्स में, और आपको मज़ा भी आ रहा हो वीडियोस देखने में। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाऊँ, अपना बेस्ट दूँ। वन शॉट सीरीज़ में मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे फास्ट जाना पड़ता है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ फास्ट जाने के बावजूद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए चीज़ें ये जो है आपके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम है, ऑफ कोर्स आई नो दैट आप, बट मैंने आपको अनाउंसमेंट में क्या बोला था, अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने मत आना, मुझसे पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट के प्यार में पढ़ने आना, ठीक है। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, मुझे लगता है कि आपको प्यार में पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट के, क्योंकि सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको। ये मत सोचो ग्रेजुएशन है आपको पास करना है और आपको जो है बस CGPA लानी है, आपकी XYZ जो भी आपका टारगेट है, नहीं, प्लीज़ ऐसा मत सोचना। अगर आप मुझसे पढ़ने आ रहे हो तो प्लीज़ इस तरीके से पढ़ने आना कि आपको पढ़ना नहीं है। अजीब सी बात बोल रहा हूँ, आपको पढ़ना नहीं है, आप ये सोच के आना, आपको सब्जेक्ट के प्यार में पढ़ना है, आप ये सोच के आओ, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी आपको प्यार में कैसे पढ़ाना है, देखो कितने अच्छे से पढ़ाया मैंने। अगर आपको टीचर इस तरीके से पढ़ा दे आपके कॉलेज का, तो मेरा नाम बदल देना। यूट्यूब पे अगर आपको बीकॉम का कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो इस तरीके से पढ़ा दे, आई डोंट थिंक कोई ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। मैं खुद सर्च करता हूँ यूट्यूब पे, ये मैं आपको CA लेवल के तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बीकॉम में कन्वर्ट करके उसको। मैं खुद CA फाइनलिस्ट हूँ, और क्या है ये यार, मैं खुद CA फाइनलिस्ट हूँ, और मैं CA कर रहा हूँ, और मुझे टैक्सेशन बहुत पसंद है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो सब्जेक्ट मुझे पसंद है, मैं उस सब्जेक्ट को आपके लिए कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ, किस तरीके से आपके लिए उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। तो मैं अगर पूरा ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बस एक विश्वास मांगता हूँ कि आप प्लीज़ अपनी तरफ से भी पूरा ट्राई करो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने का। और क्योंकि आप अच्छे से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। देखो मेरा क्या, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आया ना आए, मैं इतना चाहता हूँ आपके एग्ज़ाम में चाहे अच्छे मार्क्स आया ना आए, लाइफ में आपको इनकम टैक्स के बेसिक्स तो एटलीस्ट पता लग जाए। आप आगे जाके भूल जाओ इनकम टैक्स क्या है, ठीक है। लेकिन जब आप दोबारा पता करना चाहोगे कि इनकम टैक्स क्या है, तो आपको उतना टाइम लगेगा आगे, क्योंकि आपने एक बार ये पढ़ लिया, ठीक है, आपने समझ लिया, राइट। एग्ज़ाम मेरा मोटिव है ही नहीं। इनफैक्ट मैं सच बताऊं, जब मैं CA फाइनल के भी एग्ज़ाम दूंगा ना अपने, मेरा 2027 में अटैम्प्ट है, सितंबर में मेरा अटैम्प्ट पड़ेगा, तो मैं एग्ज़ाम क्लियर करना मेरा मोटिव है ही नहीं कि मतलब मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। लोग होता है मैं CA बनना है, नहीं भाई CA नहीं बनना, मेरे CA बनने के बाद भी बहुत बड़ी जर्नी है मेरी।
सिमिलरली आपको बोलूँगा कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ना सिर्फ, इसलिए बोलता हूँ सिर्फ पढ़ने मत आओ मेरे पास सब्जेक्ट के प्यारे पढ़ने आओ। बहुत ज्ञान दे दिया, आप अच्छे से पढ़ना, खुश रहो, मतलब हमेशा खुश रहो, खुशी से पढ़ो, खुशी से जो करना है वो करो, बस मेहनत करते रहो, ठीक है ना। ब्रेक ले लो, मेहनत करते रहो, ब्रेक ले लो, मेहनत करते रहो, मतलब इस तरीके से आगे बढ़ते रहो। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।